हमारे पड़ोस में जो वो सादिया भारत है ना, वो बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बाज आ नहीं रहा है। हर एक का अपना एक मिजाज है, हर एक की अपनी एक स्टेटमेंट्स है, हर एक की अपनी एक पॉलिसी है। हमारे डिपार्टमेंट में वैसे ज्यादा मशहूर है कि चार्जशीट और शो कास्ट देते हैं। अहलन व सहलन मरहबा। पाकिस्तान की अगर आबादी देखा जाए तो यूथ नौजवानों की आबादी सबसे ज़्यादा है। बलोचिस्तान में फितनाउल हिंदुस्तान की बुज़दिलाना कार्रवाई, पंजाब जाने वाली बसों से 9 मुसाफिरों को उतारकर शहीद कर दिया। वाकया लोरलाई और मूसाखेल के दरमियान कौमी शाहरा सराडाकई के मुकाम पर पेश आया। वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा, सराडाकई वाकया रियासत पर हमला है, जवाब इंतहाई सख्त होगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर करार दे दिया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस आज़म का इजहार किया गया कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफवाज की अवलीन तरजीह। अदाकारा हुमैरा असगर केस में नित नए इंकशाफात। अहले खाना लाश वसूली के लिए कराची आए। भाई नवेद असगर ने मैयत वसूली की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, छीपा से राब्ता करके मैयत वसूल की है। मैयत को लाहौर ले जाया गया है। असली और नकली नंबर प्लेट पर अवाम तसब्बुब का शिकार। कराची में जाली प्लेट माफिया ने लाखों रुपए बना लिए। अवाम ट्रैफिक चालान से बचने के लिए कैसे असली नंबर प्लेट हासिल करे? कराची के अवाम की दुहाई पर आज एक्साइज एंड टैक्सेशन के मिनिस्टर मुकेश कुमार से तफसीली बात होगी। और पंजाब के बाद सिंध और अंदरून में भी तूफानी बारिशें। दादू, सेवन, जैकबाबाद, शहदाद कोट और गड़ी खैरों में तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज मजीद तेज बारिशों की पेशगोई कर दी। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नजर शहरी इलाकों में अलर्ट जारी। 26 जून से शुरू होने वाले मानसून सीजन के दौरान मुख्तलिफ हादसात के दौरान 87 कीमती जानें ज़ाया हुई। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर आगे वशत के दुनिया बोले के साथ मैं हूं फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज बड़ा जबरदस्त हुआ होगा। बाय द वे इट्स द लास्ट डे ऑफ द वीक, सो एंजॉय भाई एंजॉय, लेकिन एंजॉय प्लीज अल्लाह का वास्ता। जो लोग जहां एंजॉय करने जा रहे हैं, चाहे बारिशें हों या कुछ भी हो, अपना ख्याल जरूर रखें। खैर, आई जस्ट होप कराची में बारिश हो जाए, वीकेंड अच्छा हो जाएगा। वैसे जुमा भी है वो जुमा पढ़ रहे हो ना, तो फिर कराची में बारिश का बहुत बहुत दुआ कीजिएगा। चलिए अगेन सादिया, बात वहीं से हम कोशिश करते हैं सुबह सुबह हैप्पी गो लकी रहें, बहुत अच्छे से आगाज़ करें, बट अगेन इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं जिनको रिपोर्ट करना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। और बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे पड़ोस में जो वो सादिया भारत है ना, वो बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बाज आ नहीं रहा है। बिल्कुल फैसल, बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर से दहशतगर्दी का ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है। एब्सोल्युटली, बलूचिस्तान में सादिया कल रात फिर आग और खून की जो है वो होली खेली गई है। कोयटा से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस से 9 मुसाफिरों को अगवा करके शहीद कर दिया गया। हम सब जानते हैं कि ये किसने किया है ना सादिया, हम सब जानते हैं कि इसके पीछे फितनाउल हिंदुस्तान और उसके दहशतगर्द है, क्योंकि जंग के मैदान में तो भारत बुरी तरह पिट गया ना। बिल्कुल 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 पिट गया, और उसको अब लग रहा है फैसल के मर्दानावार मुकाबला तो वो कर नहीं सकता पाकिस्तान का, इसलिए मासूम शहरियों को निशाना बनाने पर कंटिन्यूसली आमादा हुआ। सादिया, पता ही क्या, मुझे बार बार एक चीज़ आ रही है, जिस वक्त भारत ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरीके से नाकाम हुआ, तो वहाँ के जो हुक्मरान हैं उन्होंने अपने लोगों को अपीस करने के लिए कहा, नहीं जी अभी ये दूसरा भी शुरू करेंगे। तो आप देख लें कि किस तरीके से वो ये मजमूम कार्रवाई कर रहा है। और जैसे ही जब शुरू हुआ वहाँ के मीडिया ने शादियाने बजाने शुरू कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल, और एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर वही एटीट्यूड है कि जहाँ पर आप दहशतगर्दी को ग्लोरीफाई करते हैं, जहाँ पर आप जंग को ग्लोरीफाई करते हैं। फिर इस पूरे वाक़ये की आई थिंक तफसील भी जान लेते हैं कि एक्चुअली ये वाक़या कल पेश आया, उसके ऊपर क्या डिटेल्स अब तक इकट्ठी हुई हैं। हमारे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान इस पर हमें डिटेल से एब्सोल्युटली। सलमान, हम आपकी तरफ क्या मामलात हैं, क्या हुआ अब तक, क्या कुछ रिपोर्ट हो चुका है, प्लीज हमें तफसीलन आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। जैसे कि आपने भी कहा फितनउल हिंदुस्तान का ज़िक्र किया, तो डेफ़िनेटली इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसमें फितनउल हिंदुस्तान ही मुलव्विस है, उसी का ही हाथ है, क्योंकि ये बात पहले भी सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से कही जा रही थी कि क्योंकि भारत को ऑपरेशन सिंदूर में मिलिट्री महाज़ के ऊपर, फ़ौजी महाज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है और उसकी पूरी दुनिया के अंदर आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि रुसवाई हुई है, हज़ीमत हुई है और उसका जो रद्द-ए-अमल है या बदला जो है वो भारत और उसकी प्रॉक्सीज जो हैं वो ले सकती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी करके, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करके और बलूचिस्तान जैसे इलाकों के अंदर जहां पर दहशतगर्दी के खिलाफ वैसे भी कार्रवाइयां जारी हैं, वहां पर सिविलियंस या आम शहरी जो है वो दहशतगर्दों का सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं। और दहशतगर्दों ने जब देखा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो उनके लिए एक तरह से उनको काफी टाइट करके रखा हुआ है, तो उन्होंने सॉफ्ट टारगेट का इंतखाब किया और उन मुसाफिरों को निशाना बनाया जो कोयटा से लाहौर जा रहे थे। कल जो इतलात थी वो ये थी कि कल्लात में और लोरालाई में फितनउल हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज हैं, BLA वगैरह, उनकी जानिब से हमले किए गए हैं। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कि योब के अंदर ये वाकया, जब अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया, जहां पर दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को अगवा किया और उसके बाद उन्हें फायरिंग करके शहीद कर दिया। जो सरकारी ज़राए हैं, तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान है, उन्होंने बताया कि दहशतगर्दी से मुतल्लिक एक जनरल थ्रेट मौजूद था और यही वजह थी कि जो बसें हैं N70 जो कौमी शाहराह है, नेशनल 70, उसके ऊपर पाबंदी आयद की गई थी कि दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है, उसके ऊपर सफर ना किया जाए। लेकिन इसके बावजूद ये बस जो है वो शाम के वक्त चली और उसके बाद फिर ये वाकया पेश आया। बुनियादी तौर पर जो ये वाकया पेश आ गया है, हम आपसे आगे चल के भी इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ये तमाम तर वाकया पेश आया है एंड डेफिनेटली इस पे अब तमाम तर देखते हैं कि क्या मामला इन्वेस्टिगेशन की जाएगी एंड सो ओवर। मेरे ख्याल में पाकिस्तान इसके ऊपर भी एविडेंस पुल करने में कामयाब होगा और जिस तरह से DGISPR का वो इंटरव्यू था, इसमें उन्होंने शवाहिद पेश किए, आई एम श्योर इसके ऊपर भी पाकिस्तान का ही मौक़िफ़ मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा और आने वाले दिनों में हम भारत को इस एंड पर भी शिकस्त देने में ज़रूर ही कामयाब। एब्सोल्युटली। चलिए कुछ मुल्क की सियासत की बात कर लेते हैं। इन दिनों बानी PTI के बच्चों को लेकर ना काफ़ी खबरें गर्म हैं, लेकिन उनके बच्चों के आने से, अगर तो वो आते हैं, तो क्या PTI मौरूसी सियासत की जानिब पहला कदम बढ़ाने जा रही है? वही मौरूसी सियासत है जिस पे बानी PTI कई मरतबा दीगर पार्टीज को निशाना बना चुके हैं। I absolutely agree with you on this and on the other side, अगर तो ऐसा होता है कि अगर उनके बेटे यहाँ आते हैं और वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरू करते हैं, कोई ओहदा नहीं संभालते हैं, फिर प्रॉबेबली ये कहा जा सकता है कि ठीक है जी, ये कोई पॉलिटिकल इसके पीछे मौरूसी सियासत की तरफ नहीं जा रही है PTI। और जिस बात का बार बार बानी PTI की जानिब से कहा जाता था, दूसरी पार्टीज को तनकीद का निशाना बनाया जाता था, फिर वो कम से कम उस ब्लेम से बाहर आए। कई सीनियर सियासी रहनुमाओं ने जो है इस पे अपनी अपनी बात तो की है। उनकी जानिब से PTI क़यादत को ये पैगाम दिया गया कि बानी अपने रवैये में तब्दीली लाएं। जब तक रवैया सख्त रहेगा वो मामला जो है वो ठीक नहीं रहेंगे। दूसरे ने जमा गोल्ड स्मिथ ने भी ट्वीट कर दिया। सादिया साहब, क्या ट्वीट किया उन्होंने? बिल्कुल उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है कि बच्चों से भी फ़ोन पर बात नहीं करवाई जाती आज और किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं हो पाता। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट शी इज़ आई वाज वेटिंग कि जी वहाँ से ये भी ट्वीट आए ना कि बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आने से कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कीपिंग इन माइंड देयर एज एंड ऑल एंड सर also the political background and everything, कीपिंग इन माइंड के जितनी पुरताई ज़िंदगी उन्होंने वहाँ देखी है, गुजारी है, वो आके सियासत कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत यकसर मुख्तलिफ होती है। हमारे साथ मौजूद we have an example of Bilawal Bhutto as well. So it took him a lot of time to come to that level. And the kind of a politician he is and the diplomat he is, you never know. भुट्टो's फैमिली जो है ना वो शहादत से सजी हुई है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, राइट? तो चलिए, time will tell. हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं बोलिंग उसकी सीनियर प्रोग्राम एंकर नादिया मिर्ज़ा। नादिया अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, ये PTI का बंद गली में जाना जाती नज़र नहीं आ रही, वो गली बंद गली में है और अब वो बंद गली के आखिर में जो दीवार उस पर टक्करें मार रही है। अच्छा, तो ये क्या ये लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे ये काम किया जा रहा है कि बानी PTI के बच्चों को सियासत में ले आया जाए? और अगर ले आया जाता है तो जिस तरह मैं और सादिया खदशे का इजहार कर रहे हैं, मौरूसी सियासत के जानिब ये पहला कदम होगा PTI का? थैंक यू वेरी मच फैसल, थैंक यू वेरी मच सादिया फॉर इनवाइटिंग मी। आप एक्चुअली जो आपका सवाल है ना, ये इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो ये कि
जो पीटीआई की सियासत है क्या वाकई वो बंद गली में दाखिल हो गई है? तो मेरा जवाब इसमें हाँ में होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब की अपनी पॉलिसीज़ ने पीटीआई को एक बंद गली की, पीटीआई की सियासत को एक बंद गली में दाखिल कर दिया है। क्योंकि देखिए जो मुख्तलिफ जो इनके लीडर्स हैं जो सब आज़ाद हैं या सो कॉल्ड आज़ाद हैं, हर एक का अपना एक मिजाज है, हर एक की अपनी एक स्टेटमेंट्स हैं, हर एक की अपनी एक पॉलिसी है जो हमारे सामने हमें नज़र आ रही है। अब आप देखें कि ये पीटीआई का एक बड़ा जो एक जिसको कहना चाहिए कि एक हिस्सा है या उसका एक बड़ा फ्रैक्शन है जो ये कहता है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, यहाँ तक कि शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर जो अभी भी कैद में। खैर ये तो पीटीआई की एक पॉलिटिक्स की बात हो गई, लेकिन जो असल बात है वो ये है, जो असल मुद्दा है वो ये है कि इमरान खान साहब के बेटों ने आने का अनाउंस किया, बेसिकली अलीमा खान ने अनाउंस किया। और क्या अब इस पर ये जो बात हो रही है कि जी क्या ये मौरूसियत की जानिब एक कदम है? अब इसमें हमें मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी हमें करनी होगी कि आया वो आते हैं तो क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनते हैं, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से पॉलिटिक्स का आगाज़ करते हैं, जो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होने जा रहा है। देखिए अलीमा खान साहिबा या उनकी दीगर बहनें वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो भाई की हैसियत से या बहनों की हैसियत से वो जेल जाती हैं, खान साहब से मुलाकात करती हैं, बाहर आती हैं, वो खान साहब का पैगाम ज़रूर आगे तक पहुंचाती हैं या थोड़े बहुत अपने कमेंट कर देती हैं या अपने जज्बात की रो में बह जाती हैं या इमोशनल एक अटैचमेंट है जो कि नेचुरल है तो वो कोई बात कर देती हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि वो पीटीआई का पार्ट हो गई हैं या पीटीआई के प्लेटफॉर्म से वो पॉलिटिक्स कर रही हैं। लाइकवाइज अगर उनके बेटे आते हैं तो देखना ये पड़ेगा कि आया कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं या सिर्फ वो एक स्ट्रगल या सिर्फ वो एक एजिटेशन वाली पॉलिटिक्स या सिर्फ एक मूवमेंट जो खान साहब के लिए चलाई जा रही है उसका वो हिस्सा बनते हैं। तो अगर ये वो आके सिर्फ उसका हिस्सा बनते हैं, एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि बात नहीं कराई जाती बानी तहरीक इंसाफ से, तो मे बी वो सिर्फ मिलने के लिए आ रहे हैं, मे बी इट इज़ वन ऑफ द रीजंस, और इसके आगे कुछ नहीं है। और फिर पार्टी डिवाइडेड है, कभी कहा जाता है कि उनकी बहनें कुछ और बात करती हैं, पार्टी कुछ और बात करती है, तो हो सकता है सिर्फ उनकी सिस्टर्स की तरफ से। और मेरा क्वेश्चन ये है, अगर वो आ जाते हैं, लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, क्या वो बानी पीटीआई को निकालने में कामयाब हो जाएंगे, उनकी रिहाई में कोई रोल कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो यही कहा जा रहा है ना कि सारा का सारा जो रवैया है एक्चुअली बानी पीटीआई का, उसकी वजह से वो जेल में। दैट इज द प्रॉब्लम। देखिए खान साहब की रिहाई हमने पिछले दिनों बड़ी देखी थी, 5 जो है वो मई को रिहा हो रहे हैं, 5 जून को रिहा हो रहे हैं, फला रिहा हो रहे हैं, नवंबर में रिहा होने वाले थे। लेकिन खान साहब की रिहाई अब सिर्फ एक चीज़ पर है, डील और नो डील। ये एक सिंपल सी बात है जो खान साहब इसको बड़े तरीक़े से बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ है। खान साहब की अगर रिहाई होगी तो वो किसी डील का नतीजा होगी, इसके अलावा भूल जाएं कि खान साहब की रिहाई होगी, ये बात तो पत्थर पे लगी है। अब वो डील क्या हो सकती है मुमकिन तौर पर, उसको अगर हम रिलेट करते हैं खान साहब के बच्चों के वापस आने से, तो देखिए खान साहब के बच्चे ऐसा तो नहीं है ना बैग उठाएंगे, सूटकेस उठाएंगे और उतर के आ जाएंगे एयरपोर्ट पे कि जी हम उनको रिहा कराने, अरे ऐसा नहीं हो सकता, वो जेल में। नवाज शरीफ साहब आए थे, वो भी डील के नतीजे में आए थे, इन्हीं अदालतों से उनकी रिहाई हुई थी। आज नवाज शरीफ साहब कहे जी मुझे तो अदालतों ने रिहा किया, लेकिन हमारे यहाँ तारीख बनी हुई है कि जब आपकी रिहाई होती है या आपको कोई रिलीफ मिलता है, पीछे चले जाएं 99 में जब मुशर्रफ ने कू किया और उसके बाद 1-2 साल बाद 2001 में नवाज शरीफ साहब बाहर गए, इन्हीं अदालतों एक डील करके गए, एक एग्रीमेंट करके गए कि जी 10 साल तक हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे और कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, पाकिस्तान भी नहीं आएंगे। लाइकवाइज जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे और वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उस समय भी उनको अदालत नहीं जाने दिया, लेकिन वो जाने भी ऐसे दिया कि जी गवर्नमेंट उसकी इजाज़त दे और गवर्नमेंट उसकी कहे कि हाँ ठीक है हमें कोई एतराज़ नहीं, तब भी वो अदालतों से गए थे। तो पॉइंट ये है कि बज़ाहिर अपेरेंटली अगर मैं बात करूँ फैसल और सादिया, तो बज़ाहिर तो वो जो रिलीफ है सो कॉल्ड वो अदालतों से ही मिलता है, लेकिन उसके पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पक रही होती हैं, वो एक डील ही होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा ही होता है। खान साहब कहते हैं कि जी मुझे डील नहीं करनी, मुझे अदालतों से इंसाफ मिलेगा, अदालतों से भी इंसाफ उसको उस वक्त मिलेगा जब वो डील होगी। अगर इमरान खान साहब के बच्चे आते हैं बकौल उनके कि जी वो पहले अमेरिका जाएंगे, तो अमेरिका क्या करने जाएंगे, जाहिर है किसी से मुलाकातें करेंगे, इन्फ्लुएंसर से मुलाकातें करेंगे, तो कोई ना कोई गारंटी बीच में आएगा
जिस तरह से जुमैमा ने भी ट्वीट किया है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो आएंगे और उनके लिए दरवाजे खुल जाएंगे और कहेंगे जी खान साहब को ले जाएं, खान साहब जेल में हैं, उनको अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो वो अदालतें निकाल सकती हैं या अदालतों के हुक्म पे हो सकता है। तो जब वो गारंटियर के साथ किसी के साथ आएंगे या इन्फ्लुएंसर के साथ आएंगे या बीच में कोई अपना रोल भी प्ले करना चाहेगा तो भी डील होगी, तो भी अच्छा वो डील वन साइडेड नहीं होगी, कुछ लो और कुछ दो होगा। ऐसा ही होता है। जब नवाज शरीफ साहब गए थे सऊदी अरब तो जिसने कहा था कि जी आप इनको मुल्क से बाहर भेज दें, तो यहाँ से भी फिर बार्गेन हुई थी। उनका ठीक है हम बाहर भेजते हैं लेकिन 10 साल तक वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ऐसा ही है, अगर इमरान खान साहब आते हैं या बच्चों की सूरत में या किसी भी सूरत में उनकी रिहाई मुमकिन होती है, आते नहीं मतलब अगर उनके बच्चे आते हैं तो डेफिनेटली डील या नो डील, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है इमरान खान साहब के पास इन हालात में निकलने का। जो रवैयों की आपने बात की है। अच्छा नादिया देखिए, एक चीज़ है ना नादिया, एक चीज़ है वो ये कि आए बच्चे नहीं आए ये अलग बात है, उनको एज अ बेकन ऑफ रिहाई इस्तेमाल करें ना करें अलग बात है। अंदरूनी जो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, वो वाला तो गेम हो ना। पहले आपसी रस्साकशी जो तहरीक इंसाफ में उसकी खबरें गर्म रहती हैं, कभी अलीमा खान बमुकाबला गंडापुर, कभी शेर अफजल मरवत बमुकाबला जुनैद खान। तो क्या चेयरमैन पीटीआई जो है इस वक्त गौहर, बैरिस्टर गौहर, उनकी अपनी कोई वैल्यू है या सिर्फ ओहदा है सेरेमोनियल? जी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, जैसा से मैं पहले भी जिक्र कर रही हूँ ना कि इतने हिस्से बरखे हो चुके हैं इस सब पीटीआई के अंदर कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता। इवन समटाइम्स तो हमें भी समझ में नहीं आता फैसल। एंड अब सादिया आप ये देखें कि कोई है वो आपसे इतनी बात कर रहा है लेकिन इतनी ज़्यादा ग्रुपिंग है पार्टी के अंदर, इतनी ज़्यादा ग्रुपिंग है। पहले भी थी, पहले केपी का जो केपी था उसके अपने लोग, उनका अपना अलग ग्रुप था, पंजाब का एक अलग ग्रुप था, इवन सिंध का भी एक अलग ग्रुप था जो कराची के बहुत सारे एमएनएस और एमपीएस हुआ करते थे। लेकिन इस वक्त जो है वो एक तो शख्सियात पे मबनी बहुत ज़्यादा है। कोई अली अमीन गंडापुर का ग्रुप है, तो कोई बैरिस्टर गौहर का ग्रुप है, कोई सलमान अकरम राजा का ग्रुप है, लाइकवाइज जैसे शाहिद खटक साहब हो गए या जुनैद अकबर साहब हो गए, इस तरह से ग्रुपिंग हुई है। उसके बाद अलीमा खान साहिबा ऑल्दो कि वो पॉलिटिक्स में नहीं है और अपने आप को हमेशा कहती हैं कि अगर हम मिलते हैं, कोई बयान देते हैं तो भाई को रिप्रेजेंट करते हुए या भाई की मोहब्बत में या भाई के साथ एक यकजहती के लिए। लेकिन इसमें अब तो ये ढका छुपा है ही नहीं कि पिछले दिनों अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बजट पास किया और पहले पेश किया उसके बाद पास भी किया, जिस पे अलीमा खान साहिबा ने बड़े दुखी दिल के साथ कहा हो कि जी वो इमरान खान को माइनस कर दिया या इमरान खान साहब माइनस हो गए। बाद में वो जितनी उसकी तावीलें देते रहे कि मैं तो सिस्टम से बात करी थी, लेकिन जो डैमेज होना था वो हो गया। वो डैमेज इसलिए हुआ कि मरियम नवाज हो या दीगर हो जो उनके ओपोनेंट्स हैं, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, वो अलीमा खान साहिबा को कोट करने लगे। तो बात यह है कि जो पीटीआई के साथ होना था, या अगर कोई ये चाहता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब को माइनस करे तो उसका इजहार खुद अलीमा खान साहिबा ने कर दिया। उसके बाद वो उसको कितना कवर अप करते रहे तो वो मैटर नहीं करता, जो एक बात थी वो उन्होंने कह दी। ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है, समझ में नहीं आता कोई। अच्छा ग्रुपिंग तो अपनी जगह है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। इस हद तक ट्रस्ट डेफिसिट है कि कोई एक दूसरे पर एतबार करने को तैयार नहीं है। हम जब ऑफ द रिकॉर्ड, बिलीव मी कि हम जब ऑफ द रिकॉर्ड किसी से बातें करते हैं तो मुँह पे वो उसकी बहुत अच्छा है, लेकिन पीठ पीछे उसी से मुताल्लिक़ हमें ऑफ द रिकॉर्ड कोई ना कोई बात करके चला जाता है तो हमें हैरत होती है। फिर जब उससे मिलते हैं तो वो उसके लिए कोई ना कोई बात करके चला जाता है। तो इससे ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। लोगों को नहीं पता, विद इन पीटीआई लोगों को नहीं पता कि कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन ट्रस्टवर्दी नहीं है, कौन किससे मिला हुआ है, कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है। मुझे तो ऐसा लगता है नादिया कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट एक किस्म का कायम हुआ है, ये भी बानी पीटीआई की बहुत बड़ी गलती है। उसकी वजह ये है कि उनके पास जो आता था वो उसके चक्कर में किसी और को हटा देते थे, फिर वो आता था, फिर इससे पहले जब उनकी हुकूमत भी थी तो यही चल रहा था। बहरहाल इमरान खान को एक फॉर्मूला बताया गया है बाहर आने का। अब वो ना तो वो बाहर आ पा रहे हैं, ना जिस तब्दीली उनसे कहा जा रहा है वो तब्दीली कर पा रहे हैं। इज देयर एनी अदर ऑप्शन? अच्छा बात आप तीसरे ऑप्शन की कर रही हैं, मुझे नहीं पता था कि आपका ये सवाल क्या होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब मेरा ख्याल है शायद मैं पहले या दूसरे सवाल के जवाब में इत्तेफाकन दे चुकी हूँ कि डील और नो डील। खान साहब को अब एक चीज़ सूट करती है, खान साहब की रिहाई या खान साहब का जो फ्यूचर है वो इसी पर डिपेंड करता है कि डील और नो डील। नो डील मतलब जेल, और कब तक के लिए जेल नोबडी प्रेडिक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग।
हालात अगर मुख्तलिफ हो जाए, हमारी जो अदारे हैं या हमारे जो करता हैं या हमारे जो हल्के हैं वो एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लें या उनकी पॉलिसी पे यू टर्न आ जाए, तो फिर तो हम ये सोचें कि तीसरा ऑप्शन क्या है। फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, या डील होगी या डील नहीं होगी। डील नहीं होगी तो खान साहब जेल में होंगे, और डील होगी तो यही अदालतें हैं जो खान साहब को इंसाफ देंगी, यही नैप है, यही FIA है, यही दीगर है जो अदालतों में जाके कहेंगे कि हम अब केस मज़ीद चलाने को तैयार नहीं है, या हमें केस अब चलने को हमारे, मुझे लगता है इसमें कोई वजन नहीं है और हमारे पास फर्दर आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, और हम नहीं चाहते कि हम इस केस को लेकर चलें। बिल्कुल ठीक है नादिया, बॉश के वक्त का थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अब देखना यही है कि ये जो रिहाई का मामला है ये कहाँ तक जाता है, प्लस ये कि इसमें जो एज कैटलिस्ट सादिया इस प्रोसेस को तेज करने के लिए जो ऑप्शंस की बाज़गश्त है वो ऑप्शंस कहीं PTI के गले ना पड़ जाए। एक्चुअली यस, और मेरे ख्याल में इट इज विद द स्पैन ऑफ टाइम मेरे ख्याल में मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं पार्टी के लिए भी, टू इवन मेक अ कमबैक, हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, एंड विदाउट बानी PTI हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। ओके, तो जनाब अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हुमैरा असगर डेथ केस। लाश उनकी ले जा चुके हैं, दैट्स फाइनली मैं इसमें गुड थिंग तो नहीं कहना चाहता, फाइनली द प्रॉपर क्लोजर मिल गया, फाइनली द प्रॉपर थिंग। तो हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो देयर आर सम रेवलेशंस वो आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद खातून हज़रात। ज़रा बात कर लेते हैं हुमैरा असगर मौत के मामले की। और वैसे तो अब उनके भाई आए और मैयत रिसीव की और उसको ले गए हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवाएंगे। सादिया, ये जो इंसिडेंट है ये कई सवालात जो है ना ये छोड़ गया है। कोई इसे इबरतनाक मौत कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि जी बाप बेटी का जो रिश्ता है उसमें कोई तनाज़ा था या कोई दूसरा मामला था। ऐसे मुकद्दर रिश्ते, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। बिल्कुल, और फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपेक्टेशंस थी कि सामने आएंगी वो वैसे नहीं हो सका। ऑल्सो इसके साथ एक और चीज़ जो हुई, इसने माशरे की एक और चेहरा हमारे सामने माशरे का उजागर किया, जहाँ जब आप सोशल मीडिया पोस्ट पर जाते हैं तो लोग जज करना शुरू कर देते हैं कि जी बुरे काम का बुरा अंजाम और ख़ानदान को छोड़कर आ गई थी, और इस तरह की बातें आपके दिल को हिलाती हैं। दुख भी होता है कि आपको पता ही नहीं है उसकी स्टोरी क्या थी, आप जानते ही नहीं उसकी ज़िंदगी के बारे में, और एक इंसान चला गया। लेट अस स्पीक ऑन दिस। हमें अपने बच्चे जो हैं वो बिल्कुल परहेजगार और वो उस तरह के चाहिए। बाकी 2 नंबरियां इस जो भी होती रहे इस दुनिया में, मेरे ज़हन में ये ख्याल आ रहा था मिलावट करने वाले हम चोरी चकारी करने वाले हम, करप्शन करने वाले हम, औलाद हमारी जो है ना वो उसी हिसाब से चले जिस तरह से हम चलते हैं। इसके अलावा फैसल, मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि अगर किसी का बेटा, यानी अगर किसी का बेटा नशा करता हो, शराब पीता हो, लड़कियों को तंग करता हो, दहशतगर्दी करता हो, तो क्या माँ बाप उसको छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना सर। तो फिर आप एक बेटी के लिए जस्ट बिकॉज उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपसे डिफरेंस है, आप उसे कैसे छोड़ देते? सादिया, मैं इसको और थोड़ा इसका असर मुंदमिल कर देता हूँ। आपने तो इतनी बात की, अगर यही इनका भाई कहता कि मैं अदाकारी करना चाहता हूँ तो क्या रिएक्शन आता घर वालों की तरफ से? हमारे यहाँ मसला ये है कि लड़का कहे अदाकारी करनी है तो ठीक है, लड़की कहे अदाकारी करनी है तो ये गलत बात है। और सिर्फ अदाकारी नहीं, मतलब ये तो चले एक मुद्दा है ना फैसल, हमारे यहाँ तो यहाँ तक भी है कि कल परसों मैंने खबर पढ़ी कि 16 साल की बेटी को बाप ने इसलिए मार दिया क्योंकि उसको टिकटॉक बनाती थी, तो उसको टिकटॉक बनाने पर मना किया और उसके बाद मार दिया। इंडिया में एक केस हुआ, नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर को बाप ने मार दिया सिर्फ इसलिए कि वो वीडियोस बना रही थी अपने, वो उन वीडियोस को पोस्ट कर रही थी अपनी। इस वक्त दुनिया भर में, खासतौर पर हमारे खित्ते में, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में, आपने औरत को देखकर आपके जहन में क्या आता है? क्या पता है कि आपको इजाजत है कि आपको जिस तरह से चाहें आप उसे ट्रीट कर सकते हैं? इनके भाई जो कल आए उन्होंने गुफ्तगू की, नवीद असगर इनका नाम था, उन्होंने क्या गुफ्तगू की आपको सुनवाते हैं पहले। सादिया, आप अभी ऑफ कैमरा ये कह रही थी कि जो मालिक मकान है वो शामिल तफ्तीश हैं या नहीं है। चलिए, इस पे तो हम आगे चल के ज़रूर बात करेंगे एंड वी होप के वी कैन गेट आवर रिपोर्टर ऑन दैट। लेकिन हमारे साथ इस वक्त बोल एंटरटेनमेंट की मॉर्निंग शो की एंकर पर्सन अदाकारा आमना मलिक मौजूद हैं। आमना, एक तो बहुत शुक्रिया, आप बहुत महदूद वक्त में से भी अपना वक्त निकाल के दे रही हैं, बट थैंक यू सो मच।
आप जानती थी गालिबन उनको, इस मामले को कैसा देखती हैं? क्या आपने उनके साथ काम किया, कोई मौका मिला? अस्सलाम फैसल, थैंक यू कि आपने मुझे इस वक्त लिया इस प्लेटफॉर्म पे। फैसल, शी वाज़ अ गुड एक्वेंटेंस एंड मैं ये नहीं कहूँगी शी वाज़ माई क्लोज फ्रेंड, बट शी वाज़ अ कॉलीग। और मैंने काम भी नहीं खैर उनके साथ किया, लेकिन फ्रटर्निटी की थी तो मेरी काफ़ी मुलाकात होती रहती थी सोशल गैदरिंग्स में। एंड आप उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करें, आई कांट बिलीव दिस कि वो उनके साथ ये हो गया, बिकॉज शी वाज सच अ पॉजिटिव गर्ल एंड एट द सेम टाइम फिटनेस फ्रीक, बहुत ज़्यादा अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, हेल्दी खाना, हमेशा जब भी मिलना पॉजिटिव बात करना। कभी भी होता है ना कि आप किसी से मिलते हो, कोई एक ऐसी वाइब आ जाती है कि यू नो अ पर्सन इज़ डिप्रेस्ड या ऐसी कोई चीज़ है, कोई मैंने कभी ऐसा उनमें देखा ही नहीं कि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या बैक ऑफ द माइंड था, क्या चल रहा था उनकी, क्या ट्रेजेडीज़ थी, क्या सिचुएशन थी, फ्रटर्निटी से उनको क्या शिकायत थी, उन्होंने ये भी कभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी डिस्कस नहीं किया। सही सही। अब ना मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि हर कोई हुमैरा को जज कर रहा है। तो कोई कह रहा है कि जी वो नशे की आदी थी, कोई और बात कर रहा है, कोई कह रहा है वो किसी रिलेशन में थी जहाँ उन्हें नाकामी हो गई, कोई कह रहा है उनको काम नहीं मिल रहा था। आप उनकी लाइफ के बारे में क्या जानती हैं, अगर आप हमारे साथ शेयर करें। ऑल्सो हमें इस बारे में भी बात करनी चाहिए कि हमें कौन ये हक दे रहा है कि हम मुंह उठाकर जिसकी मर्जी बाहर जो भी बोलते रहे। बिकॉज मैं अगेन आई वुड से कि आई वॉज नॉट दैट क्लोज टू हर एंड कभी उन्होंने मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं की, कोई रिलेशनशिप। आई ऑलवेज फाउंड हर हैप्पी गो लकी पर्सन। मैंने कभी भी, मैं कह रही ना, मैंने उसमें कोई नेगेटिविटी देखी नहीं थी। हाँ, वो जब एक शो पे गई वहाँ पे ज़रा झगड़ा वगड़ा हुआ, बट वहाँ भी आई थिंक उन्होंने बड़ा ग्रेसफुली उस शो को, उस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया और अच्छे टास्क किए अपने। तो मैंने कभी नहीं देखा। देखिए, अब ये भी एक अच्छी बात है कि अगर कोई नहीं डिस्कस करना चाह रहा, एक तरह से अच्छा, लेकिन एक तरह से गलत भी। अगर आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स थी तो आई थिंक उसको करनी चाहिए थी बात। आमना, अब हम इस वाक़े का ज़िम्मेदार किसको समझें? फ्रेटर्निटी, बरादरी, फनकार बरादरी को समझा जाए, जहाँ 6 या 9 माह से लोग कह रहे हैं लापता कलीग से किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, या फिर इनकी फैमिली चली वो तो आ गए, बट अभी भी इसमें सवाल उठ रहा है कि क्या कता ताल्लुक़ कर लिया था? अगर कोई आता है इस फील्ड में तो क्या उससे कता ताल्लुक़ कर लिया जाए? आई थिंक क्लोज फ्रेंड्स, फ्रेटर्निटी जिनके साथ वो काम कर रही थी, और जैसे उनकी फैमिली, सबसे पहले तो उनकी फैमिली। देखें, पेरेंट्स के साथ आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, अप्स एंड डाउन होती है, आपको नहीं पता होता, कभी आपसे कोई गलती हो जाती है, कभी पेरेंट्स की कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको पसंद नहीं आती। लेकिन इस तरह से डिस्कनेक्ट कर देना अपनी औलाद को या अपने पेरेंट्स को, मैं दोनों तरफ की बात करूँगी, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि हमने उनकी साइड ऑफ स्टोरी नहीं सुनी होगी। फादर ने डिसोन किया, विच वॉज वेरी रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए था अगर आपके इख्तलाफात थे, लेकिन अब आपकी बच्ची जा चुकी है इस दुनिया से, अब बहुत ही बुरे हालात में गई है। और जिस तरह उसकी बॉडी दिखा रहे हैं लोग, विच अगेन आई वुड से कि नहीं इस तरह की वीडियोज़ बनानी चाहिए। एट द सेम टाइम फ्रेटर्निटी का भी कसूर है। उन्होंने अभी गालिबन, मुझे कुछ दिन अभी कल ही पता चला कि उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था, अभी एक मूवी आई है लव गुरु, उसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था, 2-3 लाइन्स का। बात ये है कि जब उसकी प्रमोशंस हो रही थी, ठीक है, कुछ होते हैं लोग जो नहीं कंसर्न होते, वो अपनी प्रमोशंस में लगे होते हैं, जो लीड्स होते हैं, लेकिन कोई तो ऐसा होगा, कोई प्रोड्यूसर, कोई एडी होगा, कोई तो होगा जिसने चाहा होगा कि ये भी आए प्रमोशंस पे, बात करने की कोशिश की होगी कि वन टिक है, क्यों है। और उसके साथ साथ एक और मैं आपसे चीज़ डिस्कस करूँगी, अगर आपने सोशल मीडिया पे मिस कर दी हो, एक फोटोग्राफर है जिसने उनके साथ कोई फ़ोटो शूट किया, और उसने कहा कि मैं बहुत दिनों से, जब से मैंने अक्टूबर में लास्ट किया था, तो मैं उनके साथ कोलैबोरेट, अब आप इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशंस करते हो, तो उसने कहा मैं आई केप्ट सेंडिंग हर द रिक्वेस्ट एंड शी वाज नॉट एक्सेप्टिंग इट। तो मैंने 2-3, उसने बड़ा कैटेगोरिकली बताया कि मैंने 2-3 रिपोर्टर्स से बात की, मैंने 2-3 कंसर्न लोगों से बात की कि प्लीज़ उनका चेक करें, वो किधर हैं, उनका पता नहीं चल रहा। तो उन्होंने इग्नोर कर दी ये चीज़। ये एक बहुत गलत बात है। और एट द सेम टाइम अब जो लोग उनके साथ पिक्चर्स लगा रहे हैं, आपने मुझसे पूछा, मैंने बहुत ऑनेस्टली बताया कि शी वाज अ गुड एक्वेंटेंस, मुझे मिलती थी, शी वाज फॉलोइंग मी, आई वाज फॉलोइंग हर, बट ठीक है।
अच्छा, अब ना मेरे जहन में आपने एक बात की, इसके साथ एक बात मेरे जहन में भी आ रही थी कि ये कि कल पता चला कि 4 मई को उनके फ़ोन पे कोई कॉल आई है, वो किसी ने रिसीव किया। अब उसका एंगल क्या है मुझे नहीं पता, बहरहाल ये खबर आ रही है। इस वाक़े को देखते हुए एक ग्रुप बनाया गया है, हमें पता चला। कल हमारे साथ अदाकारा सलमा साहिबा मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया है, ताकि इस तरह की कोई सिचुएशन में अगर कोई खातून होती है जो अपने घरों से अलग रह रही हैं, उनको मदद फराहम हो सके, साइकोलॉजिकली भी, मॉरली भी उन्हें सपोर्ट किया, अदरवाइज़ भी जिस तरह से। एक तो इसको आप किस तरह से देखती हैं और इसको किस तरह से बड़े लेवल पे किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है? आपने खुद ही जवाब दे दिया। अच्छी बात है कि आपने ये खुद ही जवाब दे दिया। मेरे बोलने से पहले कि ये अभी क्यों हमें नेसेसिटी लग रही है कि हम एक ग्रुप बनाएं। आई वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट ग्रुप एंड आई लेफ्ट बिकॉज मैंने अगर कुछ करना है मैं अपने एंड से करूँगी। जो मेरी क्लोज फ्रेटर्निटी के फ्रेंड्स हैं मैं ज़रूर जाके उनसे बात करूँगी, उनसे मिलूँगी, उनके ऊपर चेक रखूँगी और मैं रखती हूँ। मेरे भी जो 2-3 फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में मुझ पर चेक रखते हैं, हम मिलते हैं। बट जो एक लड़की अकेली रह रही है और बिल्कुल उसने किसी से डिस्कस भी नहीं किया। अगर आप उनकी पिक्चर्स देखें कि उन्होंने अपने फादर के लिए पोर्ट्रेट बनाया जो भी, तो अब क्यों ग्रुप बन रहा है? पहले कहाँ है? ऐसे आई एम सॉरी बहुत साइलेंट लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में जो फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, काम के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, उनको काम नहीं मिल रहा होता, वो अकेले रह रहे होते हैं, उनको कैसे रेंट देना है कोई आपकी हेल्प नहीं करता। मैं आपको बता रही हूँ, ये तो एक अच्छी खासी मॉडल थी, काम कर रही थी। हमारे सेट्स पे अगर हमसे कोई समझे कोई स्पॉट बॉय है, मेकअप आर्टिस्ट भी हेल्प मांगे तो हम उसमें भी 10 दफ़ा सोचते हैं कि हम कैसे हेल्प करेंगे। वो तो एक हमें नज़र आ रहा है कि इसके घर के हालात ऐसे होंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट अब जाके आप ग्रुप बना रहे हैं हमसे आके बात करें, आप काउंसलिंग हम करेंगे। आई एम सॉरी, यहाँ कोई काउंसलिंग नहीं करता, यहाँ सिर्फ आपका जाता है। और कोई इंडस्ट्री में तो बहुत ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, नोबडी इज़ योर फ्रेंड, तो बड़ा मुश्किल होता है। ये बातें अभी ग्रुप बनेंगे, 4 दिन होगा और उसके बाद सब थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपना। तो 2-3 बातें यही कि किसी के मरने का इंतज़ार ना करें। अगर आपको लगता है कि आपकी फ्रेटर्निटी, इवन हमारी जर्नलिज्म फ्रेटर्निटी में भी अगर किसी को लगता है कि इफ समवन इज टेंडिंग टुवर्ड्स इट, लेट्स स्टॉप, पहली बात। दूसरी बात जो आपने बात की है कि एक फोटोग्राफर ने किसी को रीच आउट करने की कोशिश की, लेट्स इन्वेस्टिगेट ऑन दिस मैटर। एक फोटोग्राफर ने रीच आउट करने की कोशिश की, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि ये मिसिंग है और इसको माना नहीं गई इस बात को। करेक्ट। और फिर मुझे मैं एक जो इससे पहले किया, लेट्स ब्रिंग जो लैंडलॉर्ड हैं उनको भी प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन में लाया जाए। ऑल्सो खुदारा अगर आप किसी मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, स्पीक टू समबडी, टेल समबडी दैट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। इट्स ऑलवेज ओके। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा दैट यू विल ओवर शेयर, बट प्लीज़ टेल समबडी दैट यू आर इन अ सिचुएशन। टेकिंग अ ब्रेक। Welcome back. मेरे ख्याल में फैसल इट्स अबाउट द टाइम दैट वी टॉक अबाउट आवर हीरो पाकिस्तान। एंड लेट मी टेल यू, आज हमारे हीरो पाकिस्तान के गेस्ट हैं कौन? फुरकान अहमद भाई, जिन्होंने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में 2 ब्रॉन्ज हासिल किए और पाकिस्तान का नाम ऑब्वियसली रोशन किया। पंजाब पुलिस के ताल्लुक रखने वाले फुरकान ने 125 किलोग्राम कैटेगरी में फ्री स्टाइल रेसलिंग में तमगा हासिल किया और 130 किलोग्राम ग्रेको रोमन रेसलिंग में भी ब्रोंज हासिल किया। चलिए जी, तो फुरकान से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फुरकान अहमद साहब, बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले तो कैसा महसूस कर रहे हैं? 1 नहीं 2 मेडल्स ले लिए ज़रा आपने। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जी अपनी बड़ी ब्लेसिंग्स की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 1 नहीं 2 तोहफे पाकिस्तान और पाकिस्तान पुलिस को दिए हैं। ज़बरदस्त। और इस पे आपकी अप्रिसिएशन, आईजी साहब ने तारीफ शरीफ की है? अभी वो क्या कहते हैं, मैं बस कल ही वापसी आया हूँ, तो आईजी साहब ने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में बुलाया है, तो लेट्स सी वो क्या इनाम कराम देते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में वैसे ज्यादा मशहूर है कि 4 शीट और शो कास्ट देते हैं। लेट्स सी क्या मिलता है अभी। आई एम सो ग्लैड। अब आप अंदाजा करें, हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम समेत सब कहका लगा रहे हैं, बट वी हैव अ स्टोरी बिहाइंड। वहाँ कोई और कहानी है, यहाँ कोई और कहानी है। बट ऑब्वियसली जब आप मेडल जीतते हो, मुकाबला करते हो, यहाँ से तैयारी कर रहे होते हो, तो एक होप तो होती है ना कि अगर कुछ अच्छा किया तो कुछ अच्छा अवार्ड यहाँ से भी मिलेगा अप्रिसिएशन के साथ साथ। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी यहाँ पर, मतलब व्हाट आर यू रिसीविंग यहाँ आकर, और फिर अगला टारगेट भी बता दें ज़रा कि क्या करना है। नहीं इंशाल्लाह जी, अभी तक आरपीओ साहब ने बड़ा अच्छा वेलकम किया है। आरपीओ साहब ने
इनाम दिया है। उसके बाद अभी एडिशनल आईजी साहब साउथ पंजाब ने कल रिसेप्शन रखा हुआ था। उसके बाद आज सीपीओ साहब ने रिसेप्शन रखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट वीक में आईजी साहब ने रिसेप्शन रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड ऑफ माय डिपार्टमेंट। और मतलब मुझे उन्होंने मतलब जितना सपोर्ट कर सकते हैं तो क्या कहते हैं वो कर रहे हैं। आपको पता है एक पहलवान को पालना, उस दौर में बहादुर शाह जफर बादशाह होता था तो वो पहलवानों को पालते थे। तो मेरा डिपार्टमेंट तो बड़ा कमजोर है, तो वो मुझे पाल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, बहादुर शाह जफर भी कमजोर हो गए थे। सारी बातें एक तरफ है फैसल, बट फुरकान आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा जबरदस्त है। या एंड द वे यू टेल एवरीथिंग, ये बड़ा जबरदस्त है, बड़ा मजा है। पुलिस वाले लगते नहीं हो, लेकिन तुसी एक तो पुलिस वाले नहीं लगते हो, फिर पहलवान भी नहीं लगते। खैर, लेकिन अच्छा सर फुरकान भाई ये बताएं कि टूर्नामेंट कैसा रहा, कौन कौन मद्दे मुकाबला आया, किस किस को आपने हराया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वर्ल्ड पूरी पुलिस फायर गेम्स का इवेंट था। 80 ममालिक ने इसमें शिरकत की। मेरा जो कंपटीशन था वो दुनिया बेस्ट कंपटीटर से था। यूएसए इज वन ऑफ द बेस्ट कंपटीटर इन रेसलिंग, और उनकी फैसिलिटीज और उनकी हर चीज हमारे से मतलब बहुत ज्यादा है। वो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग वो बहुत ज्यादा है। तो इसी किस्म का हमने हौसला नहीं हारा, बिल्कुल जैसे पंजाब पुलिस का, पाकिस्तान पुलिस का, पाकिस्तान के पहलवानों का हौसला बुलंद होता है। मैंने कहा आजा भाई, तू बहुत बड़ा पहलवान है। वो कहते मुझे ट्रंप ने धमकी दे के भेजा है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आ जाओ आप। तो उसको मैंने पहले हराया। उसके बाद फिर मंगोलिया का रेसलर था, चंगेज खान का खास शागिर्द था, फिर उसको मैंने हराया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 फाइटें जीत के मैंने कांसी का तमगा हासिल किया है। शानदार शानदार शानदार। मुझे ज़रा पूरे आपके जो सफ़र है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग वाक़या तो बताइएगा। ये जब हम बात करते हैं वेट लिफ्टिंग, बॉक्सर्स के बारे में तो हमें पता है ना, बाउट्स के बीच में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, कुछ प्रोजेक्टेड होती है, कुछ ऐसे ही हो जाती है। तो ये वेट लिफ्टर्स जब हरीफ आपस में सामने आते हैं तो क्या बात होती है, ज़रा बताएं। हमारा जो पहलवानों का हिसाब किताब है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हेन वी आर कम्पीटिंग इन द रिंग, उस टाइम हम एक दूसरे के बड़े सख्त तरीन मुखालिफ होते हैं, मतलब सही दुश्मन होते हैं। लेकिन जैसे ही बाउट खत्म होता है, जैसे हमारी फाइट खत्म होती है, उसके बाद हमसे ज्यादा करीबी दोस्त कोई नहीं होता। तो ये रेसलिंग का जो है पड़ा वो एक फैमिली है, एक पूरी दुनिया की रेसलिंग फ्रेटर्निटी की ये सारा ऐसे ही है कि जब हम कम्पीट करते हैं तो दुश्मन होते हैं, और जब निकलते हैं, और यही स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है यही हमें यही सिखाता है कि यही स्पोर्ट्समैनशिप है कि आप जब कम्पीट करें तो कम्पीट करें, और उसके बाद आप कभी दुश्मन थे ही नहीं। तो ये रवाज है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का। फुरकान भाई शॉर्टली मुझे ये बताएं, आपका रूटीन क्या है, कितनी आप एक्सरसाइज करते हैं, और पुलिस में रहते हुए टाइम कैसे निकालते हैं? मैं थोड़ा सा, पुलिस वाले मेरे पे थोड़ा सा अपना नजर करम रखते हैं, बिकॉज दे नो कि ये हमारा इंटरनेशनल रेसलर है और इसको अभी कम्पीट करने का ज़रूरत है। तो मतलब मेरे जो आरपीओ सीपीओ हैं, जो मेरे सीनियर्स ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने मुझे खुली छूट दी हुई है कि फुरकान अभी जब तक तू खेल सकता है खेल, उतने तक तेरे ऊपर अभी तुझे कहीं SHO या तुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं लगाते। जब तू थक जाए कि मतलब आई हैव सर्व्ड माय कंट्री एनफ, तो उसके बाद तुझे हम जहाँ कहेगा उधर तुझे पोस्टिंग फील्ड में दे देंगे। तो क्योंकि मेरी जो फुरकान भाई अभी थकना नहीं है आपने, अभी गोल्ड भी लाना है, ठीक है। अच्छा, आखिर में ना फुरकान भाई मैं चाहूँगा कि वो एक डायलॉग मशहूर है 2.5 किलो का हाथ, मैं चाहूँगा पाकिस्तानी जो एक पहलवान है वो ज़रा आप अपना हाथ ज़रा सामने करें, एक मुक्का बना के दिखाएं मुझे ज़रा, ताकि हम बता सकें कि ये मेरे अजीज नाज़रीन ये है असल 2.5 किलो का हाथ, इसे कहते हैं। ये 2.5 से इसको 5 कर दें, 2.5 किलो का मेरा हाथ है और 2.5 किलो का पंजाब पुलिस का हाथ भी है। बहुत शुक्रिया फुरकान, और लक आपको, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह फतूहात जो है वो हासिल करते रहेंगे। चले वैसे ब्रेक ले लेते हैं। 2.5 किलो का हाथ है, 2.5 5 हो जाते हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक का वक्त आ गया है, ब्रेक लीजिए, तब तक मैं हैंडपंप उखाड़ के आता हूँ। वेलकम बैक। हम आज सुबह जब आगाज़ हुआ था शो का तो बात कर रहे थे कि जी फ्राइडे है और मौसम अच्छा हो जाएगा, 2 दिन एंजॉय करने के लिए आपके पास होंगे, और ख़ास तौर पे बच्चों की छुट्टियां हैं तो वालिदैन के पास भी मसरूफियात उनकी शायद इसलिए सब कह रहे हैं टाइम होगा। लेट्स सिट आउट।
खैर ये हमारी आपस की बात थी, लेकिन हाँ बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि 26 जून से होने वाली मानसून बारिशों के बाद अब तक 87 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। 42 बच्चे हैं, 29 मर्द हैं, 16 खातीन हैं। एनडीएमए ने रिपोर्ट जारी की है और उसके मुताबिक 149 अफराद इसमें जख्मी, अब उसमें सैलाबी रेले, बारिशें, ये वाले मामला बिल्कुल। और कल हम लोग इसके डिफरेंट पहलुओं पर नज़र डाल रहे थे कि पंजाब में क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, अपर एरियाज़ में क्या सिचुएशन बनेगी। तो ये है कि लोग नुकसानात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मज़ीद अगर बारिशें होंगी तो लोगों ने सारी माल मवेशियों के लिए, आपकी फसलों के लिए ऑलरेडी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसलिए प्लीज़ एनडीएमए की वेबसाइट्स को फॉलो करें और जो भी वो प्रिकॉशंस आपको बता रहे हैं किस तरह से आपने अपने आप को महफूज करना है, इस पर नज़र डालते रहिए और वेदर अपडेट्स भी लेते रहिए। एब्सोल्युटली। कल लाहौर में सड़क भी बैठ गई, एक बड़ी बारिश थी सर कल लाहौर कल बहुत ज़्यादा बारिश थी, पानी घुटनों घुटनों जमा हुआ था, लोग बड़े परेशान थे कल लाहौर में। आई एक्चुअली रिसीव्ड पर्सनल कॉल्स बिकॉज आई हैव माई फ्रेंड्स एंड माई relatives living over there being worried कि ये क्या हुआ है। I think lot of people were not expecting कि लाहौर में इतना ज़्यादा बारिश की वजह से पानी खड़ा होगा। अच्छा, तो हमारे नुमाइंदे जाफ़र हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ज़रा पूछ लेते हैं। जाफ़र, कल जो कुछ हुआ, क्या मौसम की सूरत हाल रही, आज क्या, ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल लाहौर में मूसलाधार बारिश ने एक दफ़ा फिर अदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। मेरे कैमरामैन हसन हाँ आपको दिखा सकते हैं कि ये लाहौर का एक इलाका है इस्लामपुरा सेशन कोर्ट के साथ। वहाँ पे सड़क कितनी खतरनाक हद तक बैठ चुकी है। बारिश जो लाहौर में हुई है उसके बाद ये सड़क बैठी है और नज़र आ रहा है कि जिस तरह सड़क के नीचे बिल्कुल जो है मिट्टी नज़र आ रही थी। यानी शायद यहाँ पे अभी ये खड़े थे जिन्होंने बताया कि पहले कुछ रोज पहले यहाँ पे गड़ा बना था जिसे मुकम्मल तौर पर उसकी जो है मेंटेनेंस नहीं की गई, कोई उसके अच्छा काम नहीं किया गया, मिट्टी डाली गई, जिसके बाद अब देखा गया कि वही गड़ा बैठा रहा और बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। ये सड़क पूरी तकरीबन जो है बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पे एहलकार जो वासा के हैं, दीगर जिली इंतजामिया के अदारे एहलकार हैं, वो यहाँ पे खड़े हैं। वासा एहलकारों से हमने बात करने की कोशिश की लेकिन वो बात नहीं कर रहे, सारे यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन एक दफा फिर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आज जो लाहौर में मूसलाधार बारिश हुई है उसने काफी नुकसान पहुंचाया। सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में पानी खड़ा है, लेकिन बड़ा नुकसान हुआ की पूरी सड़क बैठ गई। इससे आते हैं कि अभी जो है ये तो हुआ कि कम से कम जितनी खतरनाक तरीके से ये सड़क टूटी है, जानी नुकसान भी हो सकता था, कोई गाड़ी अंदर खाई में गिर सकती थी। ये तो सिंक होल जैसे बन गया हो। आपने खाई कह दिया, इसके अलावा कुछ रह ही नहीं गया। हाँ, खाई बन गई है। हम इस सब पे बात कर लेते हैं कि मौसम मजीद कैसा रहेगा, तैयारियां इस वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट की क्या है। डीजी पीडीए में पंजाब इरफान अली काठिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम अब अबतर से अबतर होता चला जा रहा है, तो पहले तो ये बताइए कि पंजाब भर में क्या सिचुएशन हम एक्सपेक्ट करें, कितने दिनों तक, और क्या हॉटस्पॉट्स हैं, कहाँ पे लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल के अगर ओवरऑल मानसून को देखा जाए तो ये अबव नॉर्मल रेनफॉल प्रेडिक्टेड है, और पंजाब की भी अगर मैं बात करूं तो 20 to 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल है, जिसका मेन फोकस हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ गुजरात डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन और लाहौर डिवीजन है। और यही वजह थी कि आपने देखा कि पहला स्पेल जो 25 जून से शुरू हुआ, उसके बाद तकरीबन थ्रू आउट पंजाब और ख़ास तौर पे इस बेल्ट में अच्छी बारिशें हुई, और लाहौर ने अपनी पहली कल एक अनप्रेसिडेंटेड बारिश देखी कि जब 6 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास निश्तर टाउन और इकबाल टाउन में 182 मिलीमीटर तक बारिश हुई, और ऑन एवरेज 130 से 40 मिलीमीटर बारिश हुई कल लाहौर में। लेकिन आपने ये भी वक्त, क्योंकि एक कंटिन्यूस रेनफॉल था और बिल्कुल रिस्पॉन्डर्स को भी रिस्पॉन्ड करने में दुश्वारी थी, लेकिन जो ही बारिश हुई उससे 4 से 6 घंटे के अंदर लाहौर की तमाम मेजर आर्टरीज वो क्लियर थी, और बाय इवनिंग जो गली महलों का भी सूरत हाल थी वो 80 से 90% बेहतर हो गई थी। और अगर आज मैं सुबह की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं का दुक्का पॉइंट्स के अलावा ये तकरीबन 200 मिलीमीटर के करीब बारिश तमाम ड्रेन आउट होगी, और लाइफ इज प्रॉपरली बैक टू नॉर्मल इन लाहौर। जहां तक नुकसान की बात है, आपने पहले फिगर्स शो की जो पूरे कंट्री के लिए थी, पंजाब की भी फिगर्स इसी तरह बड़ी सैडनिंग, और अनफॉर्चुनेटली 39 पीपल हैव डाइड सिंस 25 जून, और इसी तरह 103 लोग जख्मी हुए। लेकिन जितने भी लोगों की इसमें मानसून रिलेटेड हादसात में शहादत हुई और जान बहक हुए, वो
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत के ऊपर हमने उनको कंपनसेशन इंश्योर कर ली हैं, जख्मियों को प्रॉपर तिब्बी इमदाद इंश्योर कर ली है। और इसी तरह आप अगर इन नुकसानात पे नज़र डालें तो इसमें जो इसका एनालिसिस ये बताता है कि वो तमाम हदायत जो बारहा हमने अपने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी दी कि आपने बिजली के खंभों से दूर रहना है, इसके बावजूद इलेक्ट्रोक्यूशन से लोगों की जान गई है। आपने नदी नालों नहरों में नहीं नहाना, फिर भी आपने देखा कैसा दिल खराश वाकया था जो रावलपिंडी में हुआ उस दिन। और इसी तरीके से आप देखें कि स्ट्रक्चरल क्लैप्सेस बुसीदा और जो डेंजरस बिल्डिंग्स हैं उनमें रिहाइश इख्तियार ना करने के अलर्ट्स के बावजूद हमारे स्ट्रक्चरल क्लैप्सेस के ये इंसिडेंट्स में कीमती जानों का नुकसान हुआ। इरफान साहब, क्या ये पॉसिबिलिटी है, ऑब्वियसली लोगों की भी अपनी नेग्लिजेंस होती है, लेकिन कई बार लोग इसको शायद कैलकुलेट भी नहीं कर पाते। मैंने ये पहले भी सवाल उठाया था कि ये हर दफ़ा के वाक़यात हैं पंजाब में ख़ास तौर पर कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो गिर जाते हैं दीवारों के नीचे, बारिशों में ख़ास तौर पर लोग आके अपनी जान गंवाते हैं। क्या इस पर कोई सख्ती होनी चाहिए? दूसरा ये कि कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि उन बिल्डिंग्स को चेक किया जाए एक रूटीन के तहत, ख़ास तौर पर बारिशों के मौसम में, और लोगों को मुतनब्बे किया जाए कि ये काबिल नहीं है, बारिशों के बाद ही गिर सकती है। जी बिल्कुल, इसमें अभी रिसेंटली दोबारा एक फ्रेश सर्वे चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत के ऊपर पूरे पंजाब में हो रहा है, और जितनी भी डेंजरस बिल्डिंग है, आप पब्लिक सेक्टर की बिल्डिंग्स देखें तो ऑलरेडी वो तमाम या खाली करवा ली गई हैं, जहां डिमोलिश की जरूरत थी तो उनको डिमोलिश करवा लिया गया है। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर भी इसके साथ एक ये सोशल और इकोनॉमिक सेक्टर भी इसके साथ वो टैग इन है, और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है वो मैक्सिमम यही है कि इन लोगों की डोर नॉकिंग प्रॉपर हो, इन लोगों को नोटिसेस दिए जाएं, और कहीं और मे भी कोई आर्जी ऑल्टरनेटिव दिया जा सके, बिकॉज ये बिल्डिंग दे कम बैक टू नॉर्मल या थोड़ा शायद लिवेबल हो जाती है, लेकिन बारिशों में नहीं होती, वो उस टाइम बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ पर किसी भी टाइम खतरा ही रहता है। तो कोई ऑल्टरनेटिव दिया जा सके कि लोग टेम्परेरीली मूव अराउंड कर लें जब तक बारिशें हैं, एंड देन बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट अब इसके ऊपर भी इन लोगों को, क्योंकि इस साल का मॉनसून एक शदीद मॉनसून है और जो कि थाउजेंड्स में हैं, उनमें जहां मुमकिन है वहां लोगों को अपने, क्योंकि लोग ना सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से अल्टरनेटिव पे जा सकते हैं, बल्कि इसके अलावा उनके अपने कोई रिश्तेदार, या क्योंकि अब इंसानी जान से ज्यादा तो कोई चीज़ अहम नहीं है जी। तो बिल्कुल इस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज ऑन इट, और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में इन नुकसानात को कम से कम करने की कोशिश की जाएगी। काटिया साहब, ये अब हम ज़रा जानना चाह रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में भी अनप्रेसिडेंटेड रेन्स जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं, सो कौन से वो इलाके हैं हमारे पास जहाँ पे ज़्यादा विजिलेंट रहने की हमें ज़रूरत है, इफ़ यू टॉक अबाउट पंजाब? जी बिल्कुल, पंजाब की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे हिल टॉरेंट्स में वाटर फ्लोज हैं कि इस साल का जो ओवरऑल मॉनसून है उसको देखें तो इसकी एक वेस्टवर्ड शिफ्ट है, और जब भी ये मॉनसून की एंट्री होगी, कोई सिस्टम आएगा तो उसने कोहे सलमान पे बारिश का सबब ज़रूर बनना है, जिसकी वजह से वो जो हिल टॉरेंट्स और रोदकोई नाले हैं हमारे राजनपुर के और डीजी खान के, इनमें पानी, और इसमें हाई वेलोसिटी पानी होता है जिसमें फ्लैश फ्लडिंग का खतरा अपनी जगह मौजूद रहता है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जैसे मैंने पहले कहा, गुजरात डिवीजन के अजला, गुजरांवाला डिवीजन के अजला और उकाड़ा तक, जो लाहौर डिवीजन और उकाड़ा तक के जो अजला हैं, इनमें ज्यादा बारिश है, 60% ज्यादा बारिश है, तो यहाँ अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना वो अपनी जगह एग्जिस्ट करेगा। जी ठीक है, और ये बता दीजिएगा कि ये स्पेल कितना लंबा हो सकता है? कल वी वर सर्टेन के 11 से लेकर 15 जुलाई तक हो सकती हैं ये बारिशें, ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितनी बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है इस पूरे स्पेल में? जी बिल्कुल, बारिश इसमें भी ये एक स्ट्रॉन्ग स्पेल है कि इसमें जो बे ऑफ बंगाल का जो सिस्टम है उसके साथ साथ आपका वेस्टर्ली वेव्स भी मिल रही हैं, तो ये सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा जिसकी वजह से बारिश, और फिर अगर हम ओवरऑल मॉनसून को भी देखें तो जब 20 से 25% अबव नॉर्मल है, तो मीनिंग देयर बाय कि ये जुलाई, अगस्त, सितंबर ये हमारी बारिशें नॉर्मल से ज़्यादा रहेंगी, और तकरीबन इस तमाम पीरियड में बारिशें लो या हाई इंटेंसिटी के साथ वो जारी रहेंगी। ओके, बहुत शुक्रिया इरफान अली काटिया साहब आपके वक्त का, और उम्मीद आपकी तरफ से दी गई जो मालूमात है
वो ज़रूर लोगों तक पहुंची होंगी। पंजाब में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, एक तो ज़ाहिर सी बात है ज़रई सूबा है हमारा, तो दरिया के करीब जो कि हैं उनको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। विद दिस वी आर टेकिंग अ ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो आज है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। पाकिस्तान इसमें क्या करे, हम एक स्ट्रेस कंट्री है, क्या करें अपनी आबादी का, कैसे रिसोर्सेज के हिसाब से उसको करें, एक ब्रेक के बाद जानेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम। सादिया, आप जद्दा जाएंगी? चली जाऊंगी, आप लेके जा रहे हैं? आप हाँ या ना में जवाब दें, जाएंगी या नहीं भाई क्यों नहीं जाऊंगी, आई वुड वांट टू गो। चलें फिर मैं काम करता हूँ, मैं ज़रा आपको टिकट कराता हूँ लाहौर का। हेलो, एक मिनट, आप मुझे लाहौर का टिकट जद्दा के लिए क्यों करवा के देंगे? यू प्रॉमिस जद्दा। हाँ, तो व्हाई शुड आई गो टू लाहौर बिफोर दैट? क्योंकि जब लाहौर से कराची जाने वाला जो जहाज़ है वो मुसाफिर को जद्दा पहुँचा सकता है, तो आप कराची से लाहौर जाने वाली परवाज में क्यों नहीं जा सकती? ये क्या बात हुई? What is actually the thing? ये हुआ ये है कि लाहौर से थे एक मुसाफिर, उनको जाना था कराची, फिर वो जहाज में बैठे, इसी तरह ना देखे हम फुटेज जो चला रहे रेफरेंस फुटेज, इसी तरह वो बैठे, चलो जी मैं जाऊंगा अब अपने घर हैं कराची। जहाज फिर उड़ा, ये पायलट ने इसी तरह उड़ाया होगा, उड़ा, और बीच फ्लाइट में उनको अमले ने पता है क्या कहा? अहलन व सहलन मरहबा। उनका मुस्कुराइए आप जद्दा में। मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। मुझे समझ आ रहा है कि वो जो मुसाफिर है उसके ऊपर क्या बीती होगी। मैंने खुश होना है, मैंने नहीं होना। वो सोच रहा हूँ पता नहीं बेचारा पैसे वैसे लेके गया होगा, नहीं लेके गया होगा। और मुझे एक और बात समझ में नहीं आई, बगैर सारे जुब्बों में घूम रहे होंगे, लाइक वेयर है भाई का? नहीं बॉस, वीजा बगैर वीजा पासपोर्ट के जद्दा। अरे इमिग्रेशन पे चेक क्या किया उसके लिए? पता नहीं क्या किया, मेरे ख्याल से वो होते हैं ना। अच्छा, प्रॉब्लम ये भी होता है, खुशकिस्मती है लोगों के पास, लोग इधर पैसा नहीं होता। हाँ, टिकट के पैसे नहीं है, कह रहे हैं टिकट इतना महंगा, टिकट इतना महंगा हो गया है। हमें तो इस दफा जाना था श्रीलंका, लेकिन हम होके आ गए अपर एरिया। अच्छा, पता मजे की बात बताऊं मैं आपको, जब ये जहाज चल रहा था ना, चले आ रहा है, कराची से लाहौर की फ्लाइट 1.5-2 घंटे है ना। 2 घंटे बाद मुसाफिर ने पूछा, पैण कराची कितने हाँ, तो फिर पता हमले ने क्या कहा? हमले ने कहा इंता हबीबी वहद नसीबी। तो जनाब आप देखें, ये आप इतनी अच्छी निजी हमारी एयरलाइन है, आपको बिना, और कराची से लाहौर है टिकट 25,000 तकरीबन होगा ना, और जद्दा कितना है? आई थिंक 80। अब देखें मुसाफिर साहब, आपको बिल्कुल देना इसमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। 3 ट्रिप्स कर सकते थे। आपको 18, 19, 20 हज़ार में एक तो जद्दा लेके गए, फिर आप कह रहे हैं कि मुझे जद्दा क्यों लेके गए? फिर आप ये क्लेम कर सकते हैं कि मैं जद्दा जा चुका हूं, अगर आप पहले नहीं गए तो क्लेम कर सकते हैं मैं वहां जा चुका। एयरपोर्ट तक ही जाएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे, स्टैम्प किस पे लगवाएंगे? तो खैर, पता है आप साथिया, मसला ये है कि आबादी हमारी इतनी हो गई है कि लोगों को पकड़ के मिले, तो तुम जद्दा जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। वेल, जोक्स अपार्ट, आज देखिए 11 जुलाई आलमी यौम आबादी। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि आबादी को जो काबू किया जाए, इक़दामात किए जाएं, क्योंकि हमारे पास, हम एक रिसोर्स स्ट्रेस्ड कंट्री हैं, एक तो रिसोर्स मिसमैनेज कंट्री भी हैं, और स्ट्रेस्ड कंट्री भी हैं, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क जो है उनमें शुमार होता है। आबादी तेजी से यहाँ पे बढ़ रही है। अच्छा, एक एस्पेक्ट जिसके बारे में हमेशा हम बात करते हैं वो ये है कि जी हमारे मुल्क के अंदर जो ज़्यादातर तादाद है वो नौजवानों की है, और इससे पता चलता है कि हमारे मुल्क में कितना पोटेंशियल मौजूद है, ये हम उसको एज अ स्कोप देखते हैं। लेकिन बात ये है कि भाई उनको वसाइल भी तो पहुंचाने हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी तो देनी है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को मल्टीप्लाई भी तो करना है। तो ये जो इतनी बड़ी आबादी है आपके मुल्क के अंदर, जो कि कंपैरेटिवली हमारा मुल्क बहुत छोटा है, वसाइल की कमी है, उन सारी चीज़ों को भी तो मैनेज करना है। उनको देखने के लिए आपको अपनी आबादी को कंट्रोल में लाना होगा। बात है छोटी सी, और वो ये कि आबादी बढ़ती है, वसाइल कम होते हैं। इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ज़ेब बहार मौजूद, माहिरा बादियात। अस्सलाम वालेकुम मैम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, इस मैं आगाज़, देखिए हमने तो थोड़ा सा हंसते मुस्कुराने से कोशिश की कि हम आगाज़ करें। ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान को हम कहते हैं कि वी आर ऑन अ पॉपुलेशन टाइम बॉम्ब दैट इज टिकिंग वेरी फास्ट। डू यू एग्री टू दैट? Rather, I would say it's blasted already. ये पहले से ही blast हो चुका है. That was bomb.
I mean 5 year ago, but now it is blasted. So अभी जो है हमारी जिस तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये बम फट चुका है. So आप उसके असरात भी शायद देखना शुरू हो गए होंगे. There is पानी की कमी हो गई है, बिजली कम हो गई है. I mean taxes are, you know, we need more taxes. So महंगाई ज़्यादा हो गई है. तो जो भी जिस यंग जनरेशन की हम बात करते हैं उस पर दबाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली इनकम बहुत कम है, वसाइल बहुत कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है. मेरे जहन में ये आता है कि हम एक दौर में हम कहते थे चाइना की आबादी कितनी ज़्यादा है, बट दैन वी सॉ कि उन्होंने उसको कंट्रोल किया. मैं उससे अग्री और डिसअग्री की बात नहीं कर रही कि वो कैसे हुआ क्या हुआ. इसी तरह से और ममालिक में भी ये होता रहा है. हमारे मुल्क में भी एक ज़माने में हम ये सुना करते थे छोटा कुंबा खुशहाल घराना. ओ या पूरा वज़ीर बहबूदाबादी की पूरी एग्जैक्टली. एंड वी ऑल आवर चाइल्डहुड इन आवर टीनेज हमने वो सुना, फिर वो अचानक से गायब हो गया. एक टैबू भी है इसके साथ में जुड़ा हुआ कि जी आप कैसे लोगों को मना कर सकते हैं बच्चे पैदा करने से. तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करें कंट्रोल, मतलब कैसे लोगों को भी आगाह करें और एक राइट मैसेज सेंड करें कि आपकी आबादी बढ़ रही है लेकिन दबाव भी बढ़ रहा है उस आबादी के ऊपर. बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं. इंडिविजुअल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं जिस पे माहिरीन ये कहा करते हैं कि अगर ये चीज़ें दुरुस्त हो जाएं तो आबादी कंट्रोल. तो सबसे पहला जो है वो है एजुकेशन. अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतने पढ़े लिखे कौम नहीं है. तो देखा ये गया है कि जो कि मल्टीपल सर्वेज़ हुए हैं जिसमें पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे ये हमें बताता है कि वो ख़वातीन या वो कपल्स जो पढ़े लिखे हैं वो कम बच्चे पैदा करते हैं. वो ख़वातीन या कपल्स जो एम्प्लॉयड हैं जो जॉब करते हैं वो कम बच्चे पैदा करते हैं. सो इसमें एंड सेम गोज़ विथ बांग्लादेश. अगर अब बांग्लादेश में देखें तो वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट, जॉब एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी है उन्होंने ये क्रिएट की, फिर जाके उनका कंट्रोल हुआ. हम लोग सिर्फ इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते क्योंकि आबादी जो है ना इस मल्टी सेक्टोरल काइंड ऑफ इशू. ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कहा कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट मैसेजिंग करता था. किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है कि उसको आबादी को कंट्रोल करे. वो कंट्रासेप्टिव की सहूलतें तो दे सकते हैं, लोगों को बता भी सकते हैं, लेकिन जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स हैं लोगों के, जो आई मीन दे आर डिपेंडेंट ऑन यू नो, जो उनके बच्चे जॉब करते हैं, कमा के लाते हैं, वो तो कहते हैं कि अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो अर्निंग उनकी एड ऑन होगी ना. सो वी नीड टू, द गवर्नमेंट नीड टू थिंक कि इन लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए. यानी उनको स्टाइपेंड दिया जाए बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, स्कॉलरशिप, माँ बाप को पैसे मिले ताकि वो बच्चे इसलिए पैदा ना करें कि जो है वो कमाएं, बल्कि इसलिए, और वो स्टाइपेंड सिर्फ 2 या 3 बच्चों के लिए हों कि अगर इतने बच्चे होंगे तो हम आपको घर बैठे खर्चा देंगे. इंसेंटिव, हाँ, कारोबार नहीं है, इंसेंटिवाइज किया जाए. ऐसी स्कीम्स जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 50 साल से हम आबादी पे कंट्रोल तो कर ही नहीं सके. सो वी नीड टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, बजाय इसके कि ये सोचे कि कैसे करना है. कैसे करना है. इसमें ना इस साल का थीम बड़ा इंटरेस्टिंग है. आपने एक तो सोशियो इकोनॉमिक प्लेग्राउंड्स की बात की. इस साल का जो थीम है दैट इज एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड. यानी कि जो नई नस्ल है उसको एम्पावर करें, वो फैसला करें, वो चूज करें कि उन्हें फैमिली करनी है, कितनी करनी है. हमारे यहाँ अगेन एक समाजी रुकावट है या ब्लॉकेड है कि जो यंग जोड़ा है वो फैसला नहीं लेता कि उसने अपनी कितनी फैमिली करनी है. उसकी जो फैमिली होती है उसका प्रेशर होता है, वो दबाव डाल रहे होते हैं कि जी ये वो फला ढिमका. तो हम अभी भी उसी एरा में रह रहे हैं मैम कि जहाँ पे हम अपने लिए फैसले नहीं कर रहे, हमारे फैसले कोई और कर रहा है. डू यू एग्री टू दैट? बिल्कुल सही कह रहे हैं. बल्कि पाकिस्तान की अगर आबादी देखा जाए तो यूथ बल्ज जिसको कहते हैं, नौजवानों की आबादी सबसे ज़्यादा इज़ अराउंड 62%. अगर ये 60% बच्चे पैदा करना शुरू करें विदाउट स्पेसिंग या विदाउट थिंक थ्रू के कितने होने चाहिए, आप सोचें आइंदा 10-20 साल में तो हम आबादी में बढ़ रहे होंगे, कम नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि ये ग्रोइंग एज वाली पॉपुलेशन है हमारी. 60 एक 2 बच्चे तो पैदा करेंगे ही ना, चले 4-5 ना करें, लेकिन इवन देन जो कमिंग एरा है हमारा, 10 आइंदा की जो 10 साल हैं, 10 ईयर, वी विल बी इवन इंक्रीजिंग मोर. लेकिन हमें
इन नौजवानों को एटलीस्ट ये तो बता सकते हैं कि आप कितना स्पेस, यानी ये 5-6 पे तो जाएंगे तो आई डोंट नो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे। एटलीस्ट इनको बताना ज़रूरी है कि उनको कितनी फैमिली चाहिए, क्या डिसीजन होना चाहिए बेस्ड ऑन, और आपको जैसे आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। सो चाइना की आपने बात की, चाइना ने उसको पॉजिटिव वे में लिया है। उनकी जितनी आबादी थी उन्होंने सारे नौजवानों को यूटिलाइज़ किया, उनको स्किल दिए, उनको एजुकेशन दी, उनको यूज़ किया, और आपको पता है चाइना कहाँ पर है। तो वी नीड टू थिंक कि इन नौजवानों को सिर्फ बच्चे पैदा करने पे नहीं लगाना। टू द फैक्ट कि हमारे यहाँ एवरेज शादी की एज इट्स 20 साल। जी 20 years। और अभी हम लोग जैसे ऑफ रेकॉर्ड बात करें तो दे हैव लॉट ऑफ टाइम टू हैव बेबीज बिकॉज दे गेट मैरिड सो अर्ली, देन दे हैव अ लाइफ लॉन्ग टाइम उनके पास होता है, यू नो। सो और वो उतने यंग होते हैं, इमेच्योर होते हैं, जो उनको कोई कहता है दे गो टू दैट। एक मेरे जहन में ये बात है कि हम ये तो कहते हैं हमारे यहाँ नौजवानों की कितनी बड़ी तादाद है, लेकिन हम ये नहीं बताते कि हमारे यहाँ जो लाइफ स्पैन है किसी एक इंसान का वो भी तो तेजी से कम होता जा रहा है। तो कोई नौजवान जो बड़ा हो रहा है उस पर दबाव इतना है कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल क्या ही रखेगा, उसको जल्दी इस दुनिया से भी जाना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं। बल्कि इसमें आप देखें ना कि हमारे नौजवान आज के दौर में सोशल मीडिया का, मोबाइल गैजेट्स का, इस किस्म की चीज़ों का, और मोस्टली जो जॉब्स हैं वो ऑनलाइन जॉब्स, घर पे बैठे रहने की जॉब, सेडेंटरी जॉब, वैसे ही हमारी जो सेहत और हेल्थ स्टेक पे है। तो इस हवाले से अगर हम नौजवानों को एम्पावर नहीं कर सकेंगे, और आपको पता है हमारी एजुकेशन में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन या नौजवान कितने ज़्यादा हैं, तो अगर यानी हम स्कूल्स को तो फोकस कर सकते हैं इस एजुकेशन के हवाले से, लेकिन जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो कम्युनिटीज़ में वी डोंट हैव स्ट्रेटजीज हाउ टू केटर दोज यूथ, कि वो उनको भी एम्पावर किया जाए, उनको भी ये एजुकेशन दी जाए। सो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन गवर्नमेंट को, जैसे इंडिया तो आई डोंट नो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन चाइना ने जिस तरह से या बांग्लादेश ने जिस तरह से सोचा अपनी इतनी ज़्यादा आबादी को कैसे यूज़ किया जाए, तो ये वाली चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, वरना आइंदा सालों में हम कम तो नहीं करने वाले पॉपुलेशन। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। उम्मीद करते हैं आपको भी मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच। तो जनाब, आखिर में मैसेज यही कि चादर नहीं, पैर उतने फैलाएं जितनी चादर है, ऐसा ही एक्चुअली। और ये भी ख्याल रखें कि जिस बच्चे को आप पैदा कर रहे हैं उसको वो फ्यूचर आप दे सकते हैं जो वो डिज़र्व करता है या नहीं, क्योंकि आप बच्चे से पूछ कर नहीं बच्चे पैदा करते। तो आपका पूरा का पूरा फ़र्ज़ है कि उस बच्चे को आप वो फ्यूचर दे सकें कि वो दुनिया में वो सारी चीज़ें अवेल कर सकें। सो इफ़ यू कांट देन थिंक बिफोर हैविंग चिल्ड्रन। एब्सोल्युटली। चलिए एक ब्रेक ले रहे, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सादिया, ताज़ा खबर आई है। जी साईं। आपने नंबर प्लेट लगवाई है? नहीं साईं। अच्छा, देखिए अब इन दिनों कराची में नंबर प्लेट वाला मामला काफ़ी इस वक्त तूल पकड़ रहा है। मेरे घर में जिसने लगाई है वो परेशान। हुकाम ये कह रहे हैं कि भाई ये सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए लगाना ज़रूरी है। अब उसमें लेकिन लोगों के अपने मामलात हैं, फेसबुक पे अलग मीम्स चल रहे हैं, लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार इस चक्कर में जो है वो खूब अपना उनको रोक लेते हैं, फिर उनको कहा जाता है कि जी ये जाली है, अब किसी ने पैसे देकर लगाई है, उसे पता ही नहीं है वो जाली है, वो असली है। लेकिन अब ये भी एक धंधा साइड पर चल रहा है और उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा पैसों का तो नुकसान हो रहा है। जो तज़ब्ज़ुब का शिकार है वो एक अलग है। इसमें जमात इस्लामी कराची ने भी अब अहम इसमें बात की है। इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। मुकेश सूबाई वज़ीर एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल हमारे साथ मौजूद है। मुकेश साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर, मुझे पता है कि आपका वक्त बड़ा अहम है, आप मीटिंग में भी जा रहे हैं, बट उससे पहले आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बड़ा ज़रूरी सर इस पर बात करना। मैं चाहूँगा कि हुकूमत का ये जो इक़दाम है किस वजह से उठाया गया है, सबसे पहले तो ये बताइए, ताकि लोगों के जो जहनों में अवहाम है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। जैसे कि ये जो नंबर प्लेट का इशू है, ये नंबर प्लेट जो लॉन्च हुई थी अजक वाली, ये हुई थी 2021 में जी, और 2022 में पहली बार हमने इसको बेसिकली लोगों को देना शुरू किया, और 2022 से लेकर अभी 2025 तक तकरीबन 20 लाख नंबर प्लेट्स हम इशू कर चुके हैं, जिसमें 10 से 12 लाख मोटरसाइकिल्स को, नई मोटरसाइकिल्स को इशू हुई है, और तकरीबन 8 लाख प्राइवेट गाड़ी कमर्शियल सबको इशू हुई है। और ये हमारा जो नंबर प्लेट है ये लिंक है सेफ सिटी के साथ, और सेफ सिटी के कैमराज आर बीइंग कंप्लीटेड वेरी सून,
और जैसे ही ये सेफ सिटी के कैमरास कंप्लीट होंगे तो ये जो नंबर प्लेट्स है ये आपको रीडेबल हो जाती है कैमरास के थ्रू। इनका सारा डेटा अगर कोई भी कैमरा इस नंबर प्लेट को अट्रैक्ट करेगी या अपना इसको कैच करेगी तो पूरा डेटा इसका स्क्रीन पर आ जाएगा, वेयरएवर द मेन हेडक्वार्टर ऑफ द स्क्रीन आर अवेलेबल। तो इसका एक डेटा सारा मतलब मौजूद हो जाएगा। अल्लाह न करे किसी क्राइम में या किसी चीज में ये चीज यूज होती है, कोई मोटरसाइकिल कोई गाड़ी, तो उसका सारा डेटा एट दैट स्पॉट ओनली हमारे पास अवेलेबल होगा। और ये कहना कि ये एकदम लॉन्च की गई है, नहीं जी, ये प्रोजेक्ट शुरू किया था हमने 2011 में, फिर कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे, तो पिछले 10 साल से इस पर स्टे लगा हुआ था। और 10 साल बाद जब ये स्टे खत्म हुआ तो एनआरटीसी के साथ मिलकर, एनआरटीसी एक हमारा फेडरल इदारा है जो पंजाब की भी नंबर प्लेट्स बना रहा है और बलोचिस्तान की भी नंबर प्लेट्स बना रहा है, केपी की भी नंबर प्लेट्स बना रहा है। तो सिंध गवर्नमेंट ने भी G2G उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके नंबर प्लेट्स का कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया। तो ये बोलना कि ये एकदम लोगों के ऊपर लागू नहीं जी, ये पहले जनवरी में हमने थ्रू मीडिया। मुकेश साहब, पता कलामी की माजरत इसमें ऐड कर लीजिएगा, ये जो जाली प्लेट चल रहा है, ये क्या मामला है? जरा इसको थोड़ा सा करें। ये एक मिथ बनती जा रही है, लोग कह रहे हैं कि हमने तो पैसे देकर लगवा ली ये नंबर प्लेट, अब बाद में पता चला कि जी वो जाली नंबर प्लेट है। जरा इसको क्लियर कीजिएगा, जो लोग क्लेम कर रहे हैं वो क्या है? देखिए जी, आपको पता है कि जो असल नंबर प्लेट है खाली गवर्नमेंट इशू करती है। अगर आप किसी बाहर दुकान से या जो लोग फ्री डिलीवरी दे रहे हैं और अपनी एक बेसिकली एक वो करने के लिए, दिस इज टोटली मिसगाइडिंग द पीपल। नोबडी हैज द राइट कि किसी का वो डेटा ले, नोबडी हैज द राइट कि उनके फोन नंबर्स ले, उनका डेटा ले, उनको अपनी तरफ से नंबर प्लेट्स बना कर दे। दैट इज टोटली इलीगल एंड अगेंस्ट द लॉ। और इस पर लॉ बिल्कुल अपना एक्शन लिया लॉ ने, और आपने देखा होगा रिसेंटली उन्होंने आकर बिल्कुल एक इंटरव्यू भी दिया और इस चीज में एडमिट किया कि ये नहीं होना चाहिए था। खैर देखिए जी, जो चीज अगर जाली होती है तो जाली है, ठीक है ना जी। एक गवर्नमेंट दे रही है, उसमें सिक्योरिटी फीचर्स है, होलोग्राम है, उसका एक कोड बार कोड है, हर एक चीज लगा हुआ है। तो ये गवर्नमेंट के पास डेटा होना बहुत जरूरी होता है। नो अदर पर्सन देन द गवर्नमेंट और लॉ मेकर एजेंसीज हैव द राइट कि वो डेटा किसी से कलेक्ट करें। ओके मुकेश साहब, अब इसमें दो पहलू हैं। एक तो लोग ये कह रहे हैं कि जी ये गवर्नमेंट को फ्री देनी चाहिए हमें, एक तो ये चीज़, और दूसरा ना चाहते हुए भी इस पर एक लसानी आंसर जो है वो बनता चला जा रहा है और उस पर हो जा रहा है कि सिंध सूबा है हमारा और अजरक हमारी पहचान है। तो उसको लेके जो है ना एक जो वबाल, एक सियासी महाज खड़ा किया जा रहा है, मैं इन दोनों मामलों पे आपका वर्डिक्ट जानना चाहूँगा। देखें जी, जिस पॉइंट पर ये इशू उठा रहे हैं अजरक, ये एक हमारी सिंध की सखाफत है। आप अगर दूसरी नंबर प्लेट्स उठाकर देखें तो पंजाब में अपने दौर पर गंदुम का निशान लगाया हुआ था। अगर आप इस्लामाबाद की नंबर प्लेट उठाकर देखें तो फैसल मॉस्क बनी हुई है हमारी, फैसल मस्जिद। तो हर एक का अपना अगर प्रोविंस की एक ट्रेडिशन है, हम हैं तो आपस में सब पाकिस्तानी, मगर अगर आपके प्रोविंस की एक ट्रेडिशन है, और अजरक हमारी 500 साल पुरानी एक ट्रेडिशन है, ठीक है जी। हम और अगर देखें आप तो हम दिसंबर में कराची से लेकर कश्मीर तक पूरे सिंध में क्या पूरे पाकिस्तान में टोपी अजरक डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक हमारी सखाफत है। और अगर हमारी नंबर प्लेट वो सखाफत से खूबसूरत लगती है तो आई डोंट नो लोगों को क्या हर्ज है, बस वो अपनी एक सियासत चमकाना चाहते हैं, जो उनकी सियासत दफन हो चुकी है और उनके पास कोई एक्सक्यूज है। और इसमें एक और चीज़ जो आवाम का ये कहना है कि जी ये हमें फ्री मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, अगर ये आवाम की डिमांड आई है तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट के सामने रखी जाएगी, जो गवर्नमेंट फैसला करेगी और बेहतरी के लिए करेगी। ठीक है। अच्छा मुकेश कुमार साहब, आखिरी सवाल आपसे हमारे होगा, आई वांट टू नो कि ऑब्वियसली कोई भी चीज़ आती है तो उसके ऊपर एक प्रोजेक्शन होती है, एक थॉट थ्रू होता है। एक सेफ सिटी की आपने बात की और दीगर इसके फ़वाइद आपने बताए, लेकिन जब भी कुछ इम्प्लीमेंट किया जाता है, ख़ास तौर पर हम कराची में तो ये बहुत ज़्यादा देखते हैं, उसका कह लें कि उसकी एक कॉपी जो है ना, कॉपी कानून या लॉ जो है वो लोगों को पहले अफेक्ट करने लग जाता है। उसके ऊपर आपको नहीं लगता कंट्रोल होना चाहिए? कुछ तो बीच में आवाम की, क्योंकि आवाम दोहरी अजियत का शिकार होते हैं उससे, चाहे फिर वो हेलमेट हो, चाहे फिर वो गाड़ी की सेफ्टी हो, बाइक की सेफ्टी हो। ये बड़े मसाइल हैं कराची में, ख़ास तौर पे ऑटोमोबाइल के हवाले से और रोड सेफ्टी के हवाले से।
देखेंगे ये अचानक तो एक चीज कोई हुई नहीं है। हेलमेट इज ऑल्सो कंपल्सरी और ये लाइफ सेविंग टूल है हेलमेट, क्योंकि आए दिन जो अल्लाह न करे किसी के एक्सीडेंट होते हैं तो आप देखें दुनिया भर में कोई भी मोटर बाइक पर हो हेलमेट के बगैर कहीं भी अलाउ नहीं होता। और जहां तक बात है नंबर प्लेट्स के हवाले से, हम जनवरी से नोटिफिकेशन निकालते आ रहे हैं कि भाई आप, पहला हमारा नोटिफिकेशन था आप अप्रैल तक क्लियर कराएं। लोगों का रिस्पांस देखते हुए फिर हमने उसको मई एंड तक किया, फिर और रिस्पांस देखते हुए हमने इसको अगस्त 14 तक ले गए। ये नहीं है कि ओवरनाइट गवर्नमेंट आई और बोला कि आप ये करें, नहीं। और इसमें देखिए मोस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल, यही एक वजह है क्या, यही एक वजह है कि लोगों को लेवरेज मिलती चली जाती है और वो इजी लेते हैं इन सारी चीज़ों को, और उनको लगता है ठीक है एक नई डेट आ जाएगी तो एक थोरो ज़रूर लॉ सामने आ जाना चाहिए। ऑल्सो लोगों को कंफ्यूजन है इस बारे में कि अभी भी कुछ चेंज तो नहीं हो जाएगा, फिर कोई नई चीज़ तो नहीं आ जाएगी, फिर हमें वो तो नहीं करना पड़ जाएगा। देखिए सॉरी आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, आई कुडंट हियर यू प्रॉपर्ली। मैं ये कह रही हूँ कि क्या यही वजह तो नहीं है, क्या यही एक वजह तो नहीं है कि जो लोगों को लेवरेज दे दी जाती है कि जी डेट बढ़ा दो, अब डेट बढ़ गई, अब लोग कहते हैं ठीक है डेट बढ़ गई तब ले लेंगे नया हेलमेट, तब ले लेंगे नई नंबर प्लेट, और उस चक्कर में वो निग्लिजेंस होती चली जाती है। एक तो ये तो क्या एक दफ़ा ही थॉरो लॉ होना चाहिए, उसकी एक डेडलाइन होनी चाहिए, जो फॉलो नहीं कर रहा उसको जो भी पेनल्टी होगी वो फेस करनी पड़ेगी। दूसरा, लोगों में अभी भी डर है, कुछ समझ रहे हैं कि अब 4 साल बाद 2 साल बाद फिर एक नई नंबर प्लेट आ जाएगी, उनको मुश्किल होगी। लोगों को लगता है कि जी कभी प्लास्टिक का हेलमेट लाजमी हो जाता है, कभी फाइबर का हेलमेट लाजमी हो जाता है, तो इसकी वजह से लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए जी, पहले जो अगर आप शुरू से हिस्ट्री उठाएं तो हमारी नंबर प्लेट व्हाइट एंड ब्लू होती थी विद 6 अल्फाबेट्स। आज से तकरीबन 40 साल पहले ये येलो नंबर प्लेट में चेंज हुई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है और जैसे जैसे चीजें बढ़ती जा रही है तो टेक्नोलॉजी चेंज होती है। इस टेक्नोलॉजी को हम लाना चाह रहे थे 2011 में, मगर कुछ लोग यही लोग थे जो कोर्ट में जाकर स्टे ले रहे थे, नहीं चाह रहे थे कि कोई नई चीज आए लोगों के लिए, कोई अच्छी चीज आए लोगों को मिले जिससे हम और सिक्योर हो। अगर ये चीज एक हमें डेटा प्रोवाइड करती है, हमें एक चीज पता चलती है। अब आप इस चीज से अंदाजा लगाएं जो मोस्टली हमारे पास इस वक्त, हमने सैटरडे एंड संडे भी अपना सिविक सेंटर एंड रजिस्ट्रेशन सेंटर खोला हुआ है ओनली फॉर नंबर प्लेट्स। जो ज्यादातर हमारे पास लोग आ रहे हैं वो बायोमेट्रिक के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो दूसरों के नाम पर मोटर बाइक्स चला रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, विच इज टोटली इलीगल। तो हमें इन सब चीजों को काउंटर करना है, और इन चीजों को काउंटर करने के लिए अगर ये चीजें सारी लानी है तो वंस एंड फॉर ऑल लानी पड़ेगी। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि ये नंबर प्लेट का पैटर्न इतना जल्दी चेंज नहीं होता है, और ये पैटर्न अब चलेगा क्योंकि ये बहुत खूबसूरत नंबर प्लेट है एंड एवरीबॉडी लाइक्स इट। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया मुकेश कुमार चावला साहब हमारे साथ मौजूद। भी नंबर प्लेट्स के हवाले से जो अभाम था वो उन्होंने क्लियर किया। और एक सबसे अच्छी बात, और वो ये मुकेश कुमार चावला साहब ने ये कहा कि अगर आवाम की तरफ से, जो कि फेसबुक पे और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ रहा है कि भाई ये नंबर प्लेट्स हम इसको क्यों पे करें, हम तो एक नंबर प्लेट के लिए पे कर चुके हैं ना पुरानी वाली, तो वाई पे फॉर दैट। तो मुकेश साहब ने कहा कि अगर आवाम की तरफ से ये मामला आता है तो पब्लिक इंटरेस्ट की बात है ना, हम इसको फ्री भी कर देंगे। इसी खुशी की खबर के साथ हमें ले रहे ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। भाई फैसलाबाद में एक बड़ा अनोखा वाकया हुआ है और वो अरबों का ऑनलाइन फ्रॉड है, अरबों रुपए का ऑनलाइन। और नेशनल क्राइम एजेंसी जो है उसने बड़ा एक्शन लिया है और मालियाती फ्रॉड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है हो जाए। बिल्कुल, और मरकजी मुलजिम तहसीन अवान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। तो ऑनलाइन मालियाती स्कैंडल में मुलव्विस मुलजिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल है, और जो मरकजी मुलजिम है उनकी तलाश की जा रही है। अच्छा, पता ये चला है कि इसमें गैर मुल्की खातून भी शामिल है। जी, तो जरा इस पे हम बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद है। गुलाम दस्तगीर, जरा डिटेल्स दीजिए इस वाकये की। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के नवाही इलाका चकचुमरा में NCCIA की जानब से एक बड़ा रेड किया गया है, और इस रेड में ये इंकशाफात सामने आए हैं कि एक बड़ा मालियाती जो स्कैंडल है, मालियाती फ्रॉड है, वो वहाँ पे किया जा रहा था। खुफिया इतलात मिली थी और मुख्तलिफ जो मुल्क की जानब से NCCIA के हुकाम को दरख्वास्तें मिली थी कि उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है और पुंज स्कीम के ज़रिए और मुख्तलिफ मुनाफा बख्श स्कीमों के ज़रिए उनको फंसाया जा रहा है। इस हवाले से इतलात थी शहरियों की जानब से, वो खुफिया इतलात भी थी जिस पर छापा मारा गया।
वहाँ से छापे के दौरान मुख्तलिफ कंप्यूटर्स बरामद हुए हैं, जदीद आलात बरामद हुए हैं और इसके अलावा ऑनलाइन एक्सचेंज का जो सामान है वो भी वहाँ से बरामद हुआ है, जिसकी मुख्तलिफ तस्वीर जो हैं और वीडियोज़ जो हैं NCCIA हुकाम की जानब से जारी की गई है। वहाँ से 149 अफराद जो हैं, जिसमें ना सिर्फ 76 पाकिस्तानी और दीगर जो मुल्क जो हैं, जिसमें फ़िलिपाइन है, इसके अलावा श्रीलंका है और इसके साथ साथ नाइजीरिया है और इसके साथ जिम्बाब्वे है, म्यांमार और दीगर कंट्रीज़ जो हैं उनके बाशिंदे भी वहाँ से गिरफ़्तार किए गए हैं और 76 पाकिस्तानी उनमें बताए जा रहे हैं और बाकी जो हैं गैर मुल्की हैं। इन बाशिंदों में 18 ख़वातीन जो हैं गैर मुल्की वो भी शामिल हैं और ये बात भी सामने आई है कि शहरियों के साथ हनी ट्रैप भी किया जाता था और जो शहरियों से लाखों करोड़ों रुपए जो है वो भी हटाए जाते थे और इस हवाले से अब जो NCCI और दीगर अदारों की मदद से जो रेड किया गया है, मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके खिलाफ 7 मुख्तलिफ मुकदमात जो हैं मुख्तलिफ दफ़ात के तहत दर्ज कर लिए गए हैं और हुकाम की जानब से ये दावा किया गया है कि साबिक़ चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहसीन अमान, उनकी सरपरस्ती में ये तमाम कारोबार चलाया जा रहा था और सादा लूट शहरी जो हैं उनसे लूट मार का अमल जो है वो किया जा रहा था और शहरियों को झांसा दिया जा रहा था कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है उनको डबल करके या बढ़ा के या मुनाफे के साथ उनको वापस की जाएगी, लेकिन जब वापस नहीं की गई तो ये अमल जो है ये सामने आया। इस हवाले से जो गिरफ्तार मुल्ज़मान उनको अदालत में पेश कर दिया गया और अदालत से इस्तदा की गई है कि इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि मज़ीद तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ाई जा सके। इस हवाले से मरकज़ी मुल्ज़म जिनको ठहराया गया मतलब तहसीन अमान, उनका नाम जो है नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में शामिल कर दिया गया है ताकि वो गैर मुल्की सफ़र ना कर सकें, अगर वो वहाँ पे एयरपोर्ट कहीं भी जाते हैं उनको गिरफ़्तार किया जा सके। इस हवाले से जो मुतल्लिका हुकाम है उनका कहना है कि मज़ीद तफ्तीश का अमल चल रहा है, इस बात का खोज लगाया जा रहा है कि कितने लोग अब तक जो है वो इस फ्रॉड में मुतासर हो चुके हैं, कितने जो है लूटमार की जा चुकी है, कितने करोड़ या गुलाम दस्तगीर, बहुत शुक्रिया, आप सो मच। तो खैर ये मामलात हैं, इस मेरे ख्याल से आने वाले शोज में भी तफसीलन बात करनी बिल्कुल। फैसलाबाद में ऑनलाइन अदरवाइज भी जो शॉपिंग वगैरह के मामलात हैं उसमें भी बहुत ज्यादा फ्रॉड है। जाते जाते सादिया साहिबा, जाते जाते जी जी जी, अगर आपने शलवार कमीज पहनी है जैसे आपने पहनी और अगर तो आप मुझे खाना खिलाएंगे? मैं नहीं खिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि कराची में तो ऐसे ही हुआ है। एक निजी रेस्टोरेंट में कौमी लिबास की तौहीन का वाक़या रिपोर्ट हुआ है। निजी रेस्टोरेंट में एक साहब थे, वो शलवार कमीज पहन के गए। कौन साहब थे? वो जो थे मैं आपको आखिर में बताऊंगा। और शहरी अब्दुल लतीफ़ है, उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट से भी रब्ता कर लिया है। उन्होंने कहा मुझे खाना ला के दीजिए, तो मैनेजर ने कहा कि जाइए और पैंट शर्ट पहन के आइए और उन्होंने कहा कि सर आप पेंडू लग रहे हैं, हम आपको नहीं सर्व करेंगे, हम आपको खाना नहीं देंगे क्योंकि आप पेंडू लग रहे हैं। यानी शलवार कमीज में जो भी है इस वक्त आपकी 75 और 80% जो आबादी है वो पेंडू है। खैर अच्छा, ये पता आपने जो मैं भी पेंडू हूं। आपने जो सवाल पूछा, हम क्लोजिंग कर रहे हैं, आपने जो सवाल पूछा था कि शख्स कौन है, तो ये एक एडवोकेट है बस। और अब ये क्लोजिंग की तरफ जा रहा है मामला के साथ जो है वो ये रेस्टोरेंट की क्लोजिंग की तरफ जाता हुआ लग रहा है। आई होप नॉट, लेट्स सी। बट हम आपसे मिलेंगे अब मंडे को, तब तक रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अगर इस पे ह्यूमिलिएशन का केस हो गया ना, पहनते रहिए। पैसे अगर इस पे ह्यूमिलिएशन का केस हो गया, किसी को डिसग्रेस करने का केस हो गया तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।